एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, चैप्टर नंबर 7। साथ ही इसमें टॉपिक है। इस एक वीडियो में हम इतने अच्छे से इसको कवर कर लेंगे कि एक एक लाइन आपको समझ में आएगी, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू का आता है वो पहली ही लाइन में दिया हुआ है, विजयनगर। इसका नाम का मतलब क्या है? तो नाम तो हिंदी वाला ही आपको समझ में आ रहा है कि विजयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री। तो इसका एमसीक्यू आएगा तो टिक लगा के आ जाना। अब ये एक सिटी का भी नाम है और एक एम्पायर का भी नाम है। मैं यहाँ पे साइड में डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये है हमारे इंडिया का पेनिनसुलर रीजन। यहाँ महाराष्ट्रियन रीजन से पूरे जो नीचे का पार्ट था वो हमारे विजयनगर एम्पायर का पार्ट था, और इसमें हमारे कर्नाटका के रीजन में हमारा एक सिटी है जो इसकी कैपिटल सिटी थी, जिसका नाम भी था विजयनगर। तो विजयनगर जो है वो एम्पायर के लिए भी टर्म है और उसकी कैपिटल सिटी का भी नाम था विजयनगर। तो लिख के आएंगे आप आंसर में कि इट वाज बोथ अ कैपिटल, बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर। ये जो एम्पायर था कब फाउंड हुआ था? टिक लगा के आ जाना, 14th सेंचुरी में। एग्जैक्ट डेट हम चैप्टर में आगे जाके देखेंगे। इन इट्स हेडे, यानी कि अपने जब पीक पावर्स में था, अपने सुप्रीम पावर्स में, अपने कल्मिनेशन जब इसका हुआ तो इसका एरिया कितना फैला हुआ था, वही जो हमने यहाँ साइड में देखा उसको आप कैसे लिख के आएंगे। नॉर्थ साइड में कृष्णा रिवर तक था, जो महाराष्ट्रियन रीजन में कृष्णा रिवर हमारी बहती है, वहां से लेके पूरे पेनिनसुलर के हमारे सदर्न रीजन तक ये फैला हुआ था। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉर्थ साइड में रिवर कृष्णा और साउथ साइड में एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला। तो ये है रीजन जो आप इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। 1565 में कुछ हादसा इसके साथ होता है जब इसका जो कैपिटल विजयनगर सिटी था उस पर अटैक कर दिया गया, एंड इट वाज सैक्ड मतलब इसको अटैक करके इसको लूट पाट दिया गया था, एंड हेंस इट वाज सब्सिक्वेंटली डिजर्टेड, अबंडन कर दिया गया इसको। एंड पूरा इसका जो हमारा इस विजयनगर सिटी के कोलैप्स के बाद हमें धीरे धीरे एम्पायर का कोलैप्स भी देखने को मिलता है, जिसको हम आगे जाके इस चैप्टर में समझेंगे। अब इवन दो 17th 18th सेंचुरी तक सिटी पूरा कोलैप्स कर चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, रूइंस में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ के रहने वाले जो लोग थे जो बाद में अब इनके इस रीजन में, इसके आसपास के रीजन्स में रह रहे थे, उनकी मेमोरीज में ये आज भी जिंदा था। किस जगह के लोगों की हम बात कर रहे हैं? कृष्णा तुंगा भद्रा दोअब की हम बात कर रहे हैं। दोअब मतलब लैंड बिटवीन टू वाटर्स। तो कृष्णा और तुंगा भद्रा के बीच का जो हमारा रीजन है, जो हमारे सिटी के पास का रीजन है, यहाँ के लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कुछ ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ही हमें इस चैप्टर के बारे में, हमारे इस विजयनगर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन है, इधर से क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। ये जो लोग थे वो इसको एज हम्पी याद करते हैं, एज हम्पी बुलाते हैं। हम्पी टर्म कहां से आता है? हम्पी टर्म इस विजयनगर सिटी के लिए ही हमें टर्म देखने को मिलता है, जो कि आता है यहाँ की मदर गॉडेस पंपा देवी से। पंपा देवी जी के बारे में भी हम चैप्टर में आगे जाके बात करेंगे। अब ओरल ट्रेडिशंस हो जाए, चाहे हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो, इन सारे चीजों को हमें यूज करना पड़ता है इसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसको भी इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हमने इस चैप्टर की रिकंस्ट्रक्शन किया। हम मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, हम इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, हम बाकी रिकॉर्ड्स देखेंगे जो हमें विजयनगर एम्पायर को, विजयनगर सिटी को समझने में हेल्प करेगा। हम इस सिटी के, इस एम्पायर के फोर्टिफिकेशन की बहुत सारी बात करेंगे। ये एक हमें दीवार देखने को मिलती है, ऐसे दीवार का डिस्क्रिप्शन हम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके देखेंगे। अब एक नाम जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात करी है वो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अब इनके बारे में पूरा एक बॉक्स है, उसको हम जरा देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इनके बारे में है तो हम फटाक से इसको देख लेते हैं। ये हमें मैकेंजी साहब देखने को मिल रहा है, उनके साथ कुछ इंडियंस खड़े हुए हैं। एंड कॉलिन मैकेंजी का बर्थ होता है 1754 में। ये एक इंजीनियर, एक सर्वेयर, एक कार्टोग्राफर यानी कि ये मैप वगैरह ड्रॉ कर रहे थे। एंड हमें देखने को मिलता है कि 1815 में इनको एज फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक ब्रिटिश पोस्ट थी जिसमें उन्होंने सर्व किया टिल हिज डेथ 1821 तक। इनका काम बेसिकली था अलग अलग जगहों पे सर्वेज वगैरह करना, ट्रेडिशंस वगैरह को समझना। क्यों कराएगी ईस्ट इंडिया कंपनी ये काम? क्योंकि उसको इस जगह पर अब रूल करना है। इन्होंने उसके बारे में क्या लिखा है कि इस जगह पे हमेशा से खराब मैनेजमेंट रहा है, यहाँ पे अच्छे लोग नहीं आए रूल करने के लिए, लेकिन अब
अंडर द बिनाइन रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अंडर द काइंड रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पे हम सर्वेज वगैरह कर रहे हैं, ट्रेडिशंस वगैरह को समझ रहे हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर सके, अच्छे से यहाँ पे रूल कर सके। बट हमें पता ही है कि कितना इन्होंने मिसरूल यहाँ पे किया होगा, ये आप समझते ही हैं। अब वो तो ठीक था, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो आपसे पूछेगा कि भाई एमसीक्यू में आएगा तो बोलेगा कि बताओ हम्पी के रूइंस में पहली बार किसने लाइट डाली, तो आप टिक लगा के आना 1800 में कॉलिन मैकेंजी साहब ने। कॉलिन मैकेंजी साहब कौन थे? ये एक इंजीनियर, एक एंटीक्वेरियन थे। एंटीक्वेरियन मतलब वो इंसान जो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह को कलेक्ट करता है, उनको स्टडी वगैरह करता है। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे एंड इन्होंने यहाँ के इस साइड के फर्स्ट सर्वे मैप्स वगैरह ड्रॉ किए। ज्यादातर जो हमें विजयनगर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है विरूपाक्ष टेम्पल के, पंपा देवी के श्राइन्स के जो प्रीस्ट वगैरह थे। अब एक चीज आप समझेंगे इस बात से कि 14th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद के पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत पुराना पीरियड नहीं है। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत आगे आ चुके हैं टाइम पीरियड में। तो विरूपाक्ष टेम्पल जैसे कि यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे आज भी वर्शिपिंग होती है। विट्ठल टेम्पल की हम बात करेंगे, वहां पे आज भी आप विजिट कर सकते हैं, वो आज भी खड़ा है। तो ऐसी जगहों की जब हम बात करते हैं तो हमें ओरल ट्रेडिशंस वगैरह देखने को मिलते हैं, किस्से कहानियां सुनने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में हमें वहां की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। तो वैसा ही हमें एक एविडेंस यहां से मिलता है कि यहाँ के जो प्रीस्ट वगैरह हैं उनसे हम पूछते हैं, उनके नरेशंस लेते हैं कि बताओ आप यहाँ के पास्ट वगैरह के बारे में। 1856 दो डेट यहाँ पे आएंगे, आपको याद करनी पड़ेगी। एक डेट हमने 1800 पहले ही देख लिया, 1856 इसके बाद दो और आएंगी। 1856 में फोटोग्राफर्स वगैरह ने यहाँ पे फोटोज वगैरह लेना चालू किया, जिसका यूज हमारे अब बाकी स्कॉलर्स वगैरह कर सकते हैं इनको स्टडी करने के लिए। 1836 से ही हमारे जो एपिग्राफिस्ट थे, एपिग्राफिस्ट टर्म हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था या 3 में देखा था। एपिग्राफिस्ट यानी कि वो लोग जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह को स्टडी करते हैं। तो एपिग्राफिस्ट ने 1836 में ही यहाँ से आना चालू कर दिया था और यहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे उनको कलेक्ट कर रहे थे, उनको स्टडी कर रहे थे, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये हमें कहाँ मिलते हैं? हमें हम्पी में बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो पंपा देवी का श्राइन हो, विट्ठल टेम्पल हो, विरूपाक्ष टेम्पल हो, बाकी टेम्पल्स हो, इन सब जगहों पे हमें ऐसे इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखने को मिल रहे थे। तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो इन सारे सोर्सेस का यूज कर रहे थे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे, इस जगह को समझने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ इंस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं, सिर्फ ओरल ट्रेडिशंस नहीं, बल्कि फॉरेन ट्रेवलर्स जिन्होंने इस जगह पर विजिट किया उनके अकाउंट्स को भी हम यूज करते हैं। हमें यहाँ का लिटरेचर भी देखने को मिलता है जो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखा जा रहा था। वैसे मेरी एक दोस्त है, उसकी दोस्त बेंगलोर की है, तो उसने मेरी दोस्त को बताया, मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि कन्नड़ नहीं होता, कन्नड़ा होता, ऐसा कुछ तो भी उसने प्रोनाउंसिएशन दिया था। तो हमारे लिए तो कन्नड़ ही ठीक है, हम तो कन्नड़ ही बुलाएंगे, तुम्हें जो बुलाना है बुला लो, तुम्हें मानना है तो मान लो हमको। कोलेटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, टर्म कलेक्टेड नहीं लिखा हुआ है। कोलेट करना मतलब कि कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। तो एक थोड़ा सा एक प्रॉपर टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसको आप याद कर सकते हैं। हालांकि भूल जाए तो कलेक्ट भी लिख के आ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे। टॉपिक नंबर 2 हमारा यहाँ पे पहली ही लाइन में, इस चैप्टर की पहली लाइन में बहुत सारे एमसीक्यू छुपे हुए हैं। पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि हरिहरा एंड बुक्का ये दो भाई थे जिसने विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया 1336 में। अब ये चीज हमें ट्रेडिशन के थ्रू और एपिग्राफिक एविडेंस दोनों के थ्रू ही पता चलती है। तो किससे कहानियां भी सुनने को मिल जाते हैं, स्टोरीज वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं कि भाई इन्होंने फाउंड किया था, एंड हमें एपिग्राफिक एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ये एमसीक्यू में आएगा तो आप टिक लगा के आ जाएंगे। वैसे एक और चीज जो यहाँ पे लिखी नहीं है बट आपको मैं बता रहा हूं, आप सुन के आगे इसको बढ़ सकते हैं। हरिहरा एंड बुक्का दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, ये दो भाई थे। तो हरिहरा को बोला जाता है ये यहाँ के एम्परर बने थे और बुक्का एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, और इन लोगों ने इस एम्पायर को फाउंड किया था। डेट आप बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, 1336 यानी कि 14th सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स में इन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था। यहाँ पे टर्म है फ्लक्चुएटिंग फ्रंटायर्स। ये किसी भी एम्पायर के लिए टर्म आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है एम्पायर्स के साथ, कभी अटैक कर दिया, फ्रंटायर बढ़ गया, बॉर्डर थोड़ा कम हो गया, अगर किसी और ने अटैक कर दिया और हम हार गए तो फ्रंटायर यानी कि जो इनकी बॉर्डर्स होती है एम्पायर की, वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएटिंग रहती है। यहाँ का जो हमारा बॉर्डर था उसके विद इन हमें अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस वाले लोग देखने को मिलते हैं। ये हमने पहले वाले चैप्टर में देख ही लिया है, हमारे भक्ति सूफी ट्रेडिशन में चैप्टर नंबर 4 में भी हमने देखा था कि इंडिया में कितनी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे। तो वो इस टाइम
पीरियड में भी है, हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी चल रही है। अब किसके साथ कंपीट करना पड़ रहा है, किसी भी एम्पायर के कुछ ना कुछ नेमेसिस होते हैं, कुछ ना कोई राइवल जरूर होता है। तो इधर पे हमें, अब हमारे पेनिनसुलर रीजन में है तो नीचे तो डोमिनेंस किसी और का नहीं आ सकता, नीचे तो पानी है, लेकिन ऊपर हमें डेक्कन सुल्तान्स देखने को मिलते हैं और गजपति रूलर्स देखने को मिलते हैं उड़ीसा के। अब ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, चैप्टर में ये लोग आगे भी आएंगे। सुल्तान्स ऑफ डेक्कन यानी कि कोई एक सुल्तान नहीं है, डेक्कन सल्तनत में मल्टीपल सल्तनत थी, कोई गोलकुंडा का सुल्तान, कोई अहमदनगर का सुल्तान, तो मल्टीपल सल्तनत थी जिनके अलग अलग सुल्तान थे। एंड उनके साथ हम रिलेशन की बात करेंगे। गजपति रूलर्स ये उड़ीसा के थे, तो इन लोगों के साथ कंपीट कर रहे थे हमारे विजयनगर के रूलर्स। अब इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये सब लोग चाहेंगे कि यहाँ का जो फर्टाइल रिवर वैलीज है, वो एरिया जहां पे बहुत फर्टिलिटी है, जहां पे एग्रीकल्चर वगैरह बहुत अच्छे से हो सकता है, सब चाहेंगे कि उस पर इनका कंट्रोल रहे, सब चाहेंगे कि ओवरसीज ट्रेड को ये लोग कंट्रोल कर पाए, क्योंकि जो ट्रेड होता था, जो ओवरसीज हो रहा था, वो बहुत ल्यूक्रेटिव, बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग होता था। तो अगर कोई एक रूलर उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो बाकी लोगों को उसमें घुसने नहीं देगा। तो सब लोग, जिसकी पावर, जिसका इन्फ्लुएंस ट्रेड पे ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी गेन कर रहा होगा। तो इसलिए दो रीजन आप लिख के आएंगे कि फर्टाइल रिवर वैलीज पे कंट्रोल और ट्रेड पे कंट्रोल करने के लिए ये लोग आपस में कंपीट कर रहे थे। फिर एक पॉइंट बना के आना कि कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के बीच में हमें इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है। किस चीज का इंटरेक्शन? आइडिया शेयर हो रहे थे। आर्किटेक्चर के फीचर में स्पेशली हमें काफी ज्यादा इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन देखने को मिलता है कि भाई हमारे रीजन में उनका आर्ट स्टाइल यूज किया जा रहा है, उनके रीजन में, सुल्तान्स के रीजन में विजयनगर एम्पायर के रूलर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। आप देखोगे इस चैप्टर में कि विजयनगर के जो रूलर्स थे, बहुत सारी चीजें उनकी ऐसी थी, जैसे कि बिल्डिंग टेक्निक्स वगैरह, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह की, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े गेटवेज ये लोग बनवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि इनके पहले ऐसे बन नहीं रहे थे, या फिर टेंपल कंस्ट्रक्शन जो करा रहे हैं तो पहली बार इन्होंने कराना चालू किया, नहीं, पहले के टाइम से भी बहुत सारे रूलर्स ने, बहुत सारे लोगों ने बाकी जगहों पे भी टेंपल कंस्ट्रक्शन किया था, गेटवेज वगैरह बनाए थे, लेकिन इन लोगों ने उसको एक नई हाइट दे दी। इन्होंने उस पुराने ट्रेडिशंस को, टेंपल बिल्डिंग्स वगैरह को बहुत क्रेजी तरीके से कंटिन्यू किया और बल्कि बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया अपनी सोसाइटी में। एक और चीज जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिल रही है वो ये है कि नेम्स जो हम यूज करते हैं पुराने टाइम पे जो यूज होते थे वो अलग होते हैं। इस विजयनगर के लिए हमें पुराने टाइम का टर्म देखने को मिलता है कर्नाटका साम्राज्यमु। वही चीज जो हमने पीछे वाले पेज में देखी, उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वही रीजन है हमारे साउथ इंडिया के जहां पे पहले होयसाल और चोल रूलर्स जैसे आए हुए थे। चोल रूलर्स ने तमिलनाडु में, होयसाल रूलर्स ने कर्नाटका के रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाया था, और ये रूलर्स बड़े बड़े टेम्पल्स को पैट्रॉन करते थे, बनवाते थे, उनका कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे, बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया थंजावुर में हमारे चोल रूलर्स ने, चिन्नकेश्वर टेम्पल बनवाया बेलूर में हमारे होयसाल रूलर्स ने, और इन टेंपल कंस्ट्रक्शन का जो ट्रेडिशन था उसको कंटिन्यू किया हमारे विजयनगर रूलर्स ने। लेकिन सिर्फ कंटिन्यू नहीं किया, आप चैप्टर में जैसे ही आगे देखोगे तो आप इस टर्म को समझोगे कि वो न्यू हाइट पे इस ट्रेडिशन को लेके चले गए थे। फॉर एग्जांपल इसकी एक झलक देख लो इस इमेज में। ये आपको एक गोपुराम देखने को मिल रहा है। गोपुराम का मतलब एक गेटवे देखने को मिल रहा है, और भाई साहब ये गेटवे है। आप मेरे को बोलो कि यही पूरा मंदिर है तो मैं इस चीज को मान लूंगा। इतने इंप्रेसिव हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड के। अब गजपति रूलर्स हमने पीछे बात करी, गज मतलब हाथी, गजपति मतलब हमारे लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ये एमसीक्यू अगर सीयूटी में देखने को मिले तो उसके ज्यादा चांसेस हैं, बोर्ड्स में आने के चांसेस कम है, बट सुन लो बहुत इजी सी 3 डिटेल्स दी हुई हैं। मे बी ये लोग एलिफेंट्स का काफी ज्यादा यूज किया करते होंगे अपनी आर्मी वगैरह में। ये हमारे उड़ीसा के बहुत पावरफुल रूलिंग लिनिएज हमें देखने को मिलते हैं 15th सेंचुरी के। फिर हमारे आते हैं डेक्कन सुल्तान्स, जिनके लिए टर्म हमें देखने को मिलता है अश्वपति। अश्व मतलब घोड़े, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, एमसीक्यू में आता है, टिक लगा देना। और रायास के लिए हमारे जो विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे ना, वो खुद के लिए टाइटल अडॉप्ट करते हैं राय। राय मतलब यहाँ के किंग्स के लिए हमें ये टर्म देखने को मिलता है। तो कृष्णदेव रूलर है तो उनके नाम के आगे लगा हुआ है कृष्णदेव राय। देव अगर रूलर होता तो देव राय।
तो रायस के लिए हमें देखने को मिलता है टर्म नरपति या फिर लॉर्ड ऑफ मैन। विजयनगर रूलर्स को नरपति बोला गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी आर्मीज में गधे घोड़े खच्चर नहीं रहेंगे। अब गधे वधे ना हो, लेकिन घोड़ों की इंपॉर्टेंस तो पक्का बहुत जरूरी थी, इसलिए आप लिख के आएंगे कि वॉरफेयर में इफेक्टिव कैवेलरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। कैवेलरी मतलब वो आर्मी का कंटिजेंट, वो यूनिट जो हॉर्स बैक राइडर्स वाला होता है, जो हॉर्स फाइटर्स होते हैं हमारे। तो घोड़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी वॉरफेयर में। ट्रूली अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो अरेबिया और सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड हो रहा है उसको आप कंट्रोल करो। जो भी किंगडम्स ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करेंगे, फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा जो ट्रेड है हॉर्सेस का वो सिर्फ विजयनगर के रूलर्स करेंगे, तो बाकी लोगों को उतने अच्छे हाई क्वालिटी हॉर्सेस जो वहां से आते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, एंड हेंस हमारी मिलिट्री पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी इन द सेंस इन लोगों की जो भी कंट्रोल करेगा। तो इसलिए याद रखना कि अरेबिया और सेंट्रल एशिया कहां पे है, ये इंडिया है, तो इंडिया के लेफ्ट साइड वाला हमारा अरेबिया का रीजन, उसके ऊपर हमारा सेंट्रल एशिया का रीजन। तो यहां से पूरा ट्रेड होता था घोड़े वगैरह का। तो इनिशियली अरब जो ट्रेडर्स थे वो इसको कंट्रोल करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर जब हमारे लोकल मर्चेंट्स ने देखा कि भाई ये तो अच्छा ट्रेड है, तो उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। तो जो लोकल कम्युनिटीज थी मर्चेंट्स की, इनको क्या बुलाया जाता था, हमारे जो हॉर्स ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, टर्म याद रखना एमसीक्यू में आएगा, कुदिराई छेतीस या फिर हॉर्स मर्चेंट्स। ये लोग भी अब इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब 1498 में नए कैरेक्टर्स आते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये हैं हमारे पोर्टुगीज। अब इन लोगों ने इंडिया में अपना अराइवल कर दिया है और इन लोगों ने हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाना चालू कर दिया, मिलिट्री स्टेशन सेटअप करना चालू कर दिया। ये लोग बेसिकली अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के दम पे इंडिया में घुस गए थे। ये लोग अपने मस्किट्स लेके आते थे, मस्किटियर्स लेके आते थे, यानी कि गनमैन लेके आते थे, और इसके कारण ये घुस पाए थे इंडिया के टेंगल्ड पॉलिटिक्स में। ऑलरेडी यहाँ पे इतने पॉलिटिकल कैरेक्टर्स है, तो ऐसे ही थोड़ी ना किसी को एंट्री दे देंगे, कोई गन लेके आएगा तभी घुस पाएगा हमारे सीन में। लेकिन ये आ गए थे अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के दम पर हमारे इंडिया में अब ट्रेड और पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहे थे। विजयनगर के अब यहाँ पे मार्केट्स के बारे में बताया गया, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे आपकी विजयनगर में हमें काफी क्वालिटी गुड्स देखने को मिल रहे होते हैं। इंडिया के किसी भी गुड्स की बात की जाए किसी भी चैप्टर में, तो आपको दो चीज तो पक्का देखने को मिलेगी, स्पाइसेस और टेक्सटाइल। तो वो यहाँ के मार्केट्स में भी हमें देखने को मिलता है, प्लस प्रेशियस स्टोन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड ट्रेड जनरली यहाँ पे स्टेटस सिंबल को सिग्निफाई कर रहा होता है। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन है जो डिमांड कर रही है कि भाई हमें प्रेशियस आइटम्स चाहिए, महंगे या फिर बाहर के प्रोडक्ट्स चाहिए, एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इट शोज कि भाई जो हमारी पॉपुलेशन है सिटीज की वो काफी ज्यादा वेल्दी है। इट बोस्ट वेल्दी पॉपुलेशन। बोस्ट करना मतलब फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना। तो अगर जो पॉपुलेशन है वो एक्सोटिक गुड्स की, बाहर के प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करा के लाके दो, या फिर प्रेसियस स्टोन या फिर ज्वेलरी मांग रही है, तो इट शोज कि भाई वेल्दी पॉपुलेशन है जो हाई क्वालिटी गुड्स को अब एक्सपेक्ट कर रही है। हमारे जो रूलर्स होते थे वो भी ट्रेड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनका जो ज्यादातर ट्रेजरी भरता था वो इस ट्रेड वगैरह से ही भर रहा होता था, एंड हेंस स्टेट की प्रॉस्पेरिटी को भी ये ट्रेड जो था वो काफी ज्यादा बढ़ा रहा था। अब हम इस एम्पायर के एपोजी और डिक्लाइन, इसके पीक और डाउनफॉल की बात इस टॉपिक में करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एंटिटी में, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में कौन कौन है क्लेमेंट्स ऑफ पावर? एक तो हमारे राय हैं, हमारे राजा वगैरह। दूसरा एक पावरफुल कैरेक्टर, एक पावरफुल ग्रुप हमें देखने को मिलता है मिलिट्री कमांडर्स का। तो हमारे पावर में आप देखोगे कभी कभी रूलिंग लिनिएजेस को डिस्प्लेस करके मिलिट्री कमांडर्स भी पावर में आ जाते थे। यहाँ पे आपको यहाँ की 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेंगे। पहली हमारी डायनेस्टी, हमारी संगम डायनेस्टी। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली डायनेस्टी कौन सी थी, तो अब टिक लगा के आना। पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, जिन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, कंट्रोल अपना रखा 1485 तक। इसके बाद इनको सलूवाज ने सप्लांट कर दिया था। सलूवाज कौन थे? ये कोई रूलिंग लिनिएज नहीं थी, बल्कि मिलिट्री कमांडर्स थे जो पावर में आ गए थे। जस्ट थोड़ा सा नीचे जाके इस चीज को हम समझेंगे कैसे मिलिट्री कमांडर्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। इनका कंट्रोल रहा 1503 तक। इसके बाद इनको
तुलुवाज ने, तुलुवा डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया। और तुलुवा डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, क्योंकि इस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं हमारे हीरो इस चैप्टर के हमारे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का क्वेश्चन कई बार ऐसे ही आता है कि कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तुलुवा लिख के आ जाना, टिक लगा के आ जाना। कृष्णदेव राय का क्वेश्चन आता है जो इसी लाइन से बनता है, जो पूछता है, और यही लाइन आ जाती है, कृष्णदेव राय's रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन, एक्सप्लेन। तो पहले तो इस पॉइंट को समझ लो, कृष्णदेव के राय में के रूल में हमें कंसोलिडेशन यानी कि अपनी पावर को स्ट्रेंथन भी कर रहे थे और एक्सपांड भी कर रहे थे, फैला भी रहे थे, दूसरे लोगों को अटैक करके उनको हरा भी रहे थे। दोनों ही चीजें हमें देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कृष्णदेव राय के बारे में बताओ, इनके रूल के बारे में बताओ, तो पहला पॉइंट आपका यही बनेगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुंगा भद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का जो लैंड था हमारा, इसको बुलाते हैं रायचूर दोब, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको इन्होंने एक्वायर किया 1512 में। उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनको सबड्यू किया 1514 में, उनको अपने डोमिनेशन के अंडर में लेके आए। सुल्तान्स ऑफ बीजापुर को मल्टीपल वॉर्स में डिफीट किया 1520 में। तो ओवरऑल हमें काफी मिलिट्री पावर इनकी इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये लाइन लिख के आना कि इवन दो इनके रूल में हमें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखने को मिलती है, इनके रूल में हमें मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के साथ साथ काफी अनपैरेलल्ड पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिलती है। इनके टाइम पीरियड में बेसिकली ओवरऑल बहुत अच्छा एम्पायर चल रहा था। कृष्णदेव राय के बारे में बोला जाता है कुछ ये जो टेम्पल हैं और हमारे बड़े बड़े जो गोपुराम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है साउथ इंडिया के अलग अलग टेम्पल्स में, वो कृष्णदेव राय ने ही कराए थे। इसके अलावा इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप को फाउंड किया था, जो कि उन्होंने अपनी मम्मी जी के नाम पे, जिसका नाम रख दिया था नागालापुरम। बोला जाता है कि इनकी मम्मी जी का नाम था नागाला देवी, हालांकि अलग अलग सोर्सेस में थोड़ा हमें इसमें नुआंसेस देखने को मिल जाते हैं, बट इनके मम्मी जी के नाम पे सब अर्बन टाउनशिप का नाम इन्होंने रखा नागालापुरम। सब अर्बन टाउनशिप मतलब कि मान लेते हैं ये हमारा अर्बन एरिया है, तो इसके आसपास कोई रेसिडेंशियल एरिया बना दिया तो उसको आप एक सब अर्बन टाउनशिप बुला सकते हैं। तो इतना आपको पूरा याद रखना है। इनके क्वेश्चन में 3 मार्क का अगर आता है तो ये पूरी डिटेल्स आप मेंशन करके आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पहले कृष्णदेव राय के रूल के बारे में बताओ, उसके बाद उनके डेथ के बाद क्या हुआ वो बताओ। तो क्या लिखोगे, उनकी डेथ के बाद हमें एम्पायर में स्ट्रेन देखने को मिलता है, हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एमसीक्यू अगर पूछे कि डेथ कब हुई थी तो 1529 को टिक लगा के आ जाना। अब होता यह है ना, हमें इस एम्पायर में कई बार ये देखने को मिलता है कि राया है, अब राया अपने अंडर में कमांडर्स वगैरह को लैंड दे दिया करते थे कि भाई ये हमारा पूरा एम्पायर है, तो इसमें ये जो रीजन है वो किसी एक मिलिट्री कमांडर को दे दिया, ये रीजन किसी दूसरे मिलिट्री कमांडर को दे दिया। तो जब ये मिलिट्री कमांडर्स देखते थे कि भाई राया कमजोर पड़ रहा है या फिर किसी रूलर की डेथ हो गई, तो उनको लगता था कि भाई ये वो टाइम पीरियड है जब हम इन पे अटैक वगैरह कर सकते हैं। तो वही होता है जब डेथ होती है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय की डेथ के बाद जो नायक्स वगैरह थे, जो हमारे मिलिट्री चीफ्स थे, वो इनके सक्सेसर्स के अगेंस्ट रिबेल करके अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ट्रबल कर रहे थे। 1542 तक अब जो पावर है वो किसके हाथों में जा चुकी है, अब वो तुलुवा से हाथ से निकल के जा रही है एक दूसरी रूलिंग लिनिएज अराविदु के हाथ में, जो कि पावर में रहता है टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में कि जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स वगैरह हैं वो शिफ्ट हो सकते थे। फॉर एग्जांपल कि कभी सुल्तान्स लोग ने टीम अप कर लिया, एक अलायंस बना लिया, कभी उनका टीम अप टूट गया, वो लोग की आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी और ने टीम अप कर लिया। तो ऐसे पॉलिटिकल रिलेशंस बनते बिगड़ते रहते थे, वो चेंज हो सकते थे और होते भी थे। एक बार ऐसा ही होता है, ये इंपॉर्टेंट अच्छे से सुनेंगे। 1565 में हमारे जो राम राय हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, इनकी आर्मी को हमारे सुल्तानों की कंबाइंड आर्मी मिलके हरा देती है। वो लोग एक अलायंसेस बना लेते हैं। कहां पे होती है ये बैटल? ये बैटल होती है राक्षसी तांगड़ी में, द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी इसको बुलाया जाता है, जो कि जिसको हम टालीकोटा नाम से इस जगह को जानते हैं। एंड यहाँ पे इनकी जो आर्मी है हमारे राम राय की, उनकी आर्मी को बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के जो सुल्तान है उनकी कंबाइंड फोर्सेस हरा देती है। एंड ये लोग सिटी ऑफ विजयनगर को सैक कर देते हैं, अटैक करके उसको पूरा प्लंडर कर देते हैं। और इसके कुछ सालों बाद हमारा जो सिटी था उसको पूरा डिजर्ट कर दिया, उसको पूरा अबंडन कर दिया गया। इसके बाद हमारे एम्पायर का पूरा हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। हमारे अराविदु जो डायनेस्टी है उनकी जो पावर है अब वो शिफ्ट होने लगती है ईस्टर्न साइड में, राइट साइड में। यहाँ पे 2 टर्म्स आप याद रखेंगे। अब ये लोग रूल कर
रहे हैं पेनुकोंडा, और उसके बाद चंद्रगिरी से ये लोग रूल कर रहे थे, जो कि हमारे राइट साइड में हमें देखने को मिलता है। अब इवन दो किसने हराया हमारे विजयनगर को, हमारे को हराया सुल्तानों ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुल्तान के और विजयनगर रूलर्स के बीच में रिलेशंस हमेशा ही हॉस्टाइल थे, हमेशा ही खराब थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या लिख के आओगे, विजयनगर के कृष्णदेव राय का एग्जाम्पल लिख के आओगे। सल्तनत में क्लेमेंट ऑफ पावर, एक पावर में आने का कैंडिडेट था, उनको हमारे विजयनगर के कृष्णदेव राय ने सपोर्ट किया, एंड बोल रहे हैं कि इन्होंने टाइटल खुद के लिए स्टैब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम, कि भाई हमने इनका किंगडम स्टैब्लिश करवाया क्योंकि इन्होंने उनके वहां के जो रूलर थे उनको सपोर्ट किया था। इसको पहले एक टर्म को हम समझ लेते हैं यवन, और उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यवन टर्म हमने पहले वाले चैप्टर में देखा हुआ है कि जो ग्रीक्स थे उनके लिए ये टर्म हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक और जनरल बात भी हमने पिछले चैप्टर में करी थी कि कई बार जो नॉर्थ वेस्टर्न से कोई भी आता था उनको ही यवन टर्म से रेफर कर लिया जाता था। तो यहाँ पे जो यवन टर्म है वो यूज किया जा रहा है इन इस्लामिक सुल्तान्स के लिए कि भाई हमने उनका किंगडम स्टैब्लिश करवाया। ये काफी प्राउडफुली हमारे कृष्णदेव राय इस टाइटल को होल्ड करते। तो यही लाइन लिख के आएंगे कि टुक प्राइड इन द टाइटल ऑफ स्टैब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है कि जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे उन्होंने भी इंटरवीन किया विजयनगर के डिस्प्यूट्स में। जब कृष्णदेव राय की डेथ हुई उसके बाद हमें सक्सेशन डिस्प्यूट्स देखने को मिलते, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे मैटर सॉल्व कराने की कोशिश करी, यहाँ पे वो अपना इंटरसेप्शन कर रहे थे। इससे हमें समझ में आता है, एक लाइन आप लिखेंगे कि विजयनगर एम्पायर के लोग चाहते थे कि सुल्तनत में स्टेबिलिटी रहे, और वो लोग भी ऐसा ही चाहते थे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, लेकिन बोला जाता है कि राम राय की एडवेंचरस पॉलिसीज के कारण इन्होंने क्या कोशिश करी कि इन लोगों को आपस में सुल्तानों को लड़वा देते हैं, और इनकी इस कोशिश में वो लोग अलाय करके इनको मिलके हरा देते हैं। तो इस कोशिश में, इनकी इस पॉलिसी के चक्कर में राम राय के अगेंस्ट सब लोग हो गए और उनको हरा दिया गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रायास का नहीं नायक्स का आता है, जिसको हम यहां से देखेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही एक आइडिया दे दिया था कि कैसे एम्पायर के अलग अलग रीजन्स जो होते थे वो इन नायक्स को दिए जाते थे। यहाँ पे आता है हमारा अमर नायक सिस्टम हमारे विजयनगर का। बेसिकली जो राया है हमारा, जो रूलर है हमारा, वो अलग अलग टेरिटोरियल रीजन जो है वो इन नायक्स को दे रहा है, एंड इनसे बोल रहा है कि ये आपका रीजन है, जहाँ पे इनका जनरली ऑटोनोमस कंट्रोल होता था, जहाँ पे ये लोग काइंड ऑफ रूलर की तरह ही एक्ट किया करते थे। लेकिन यहाँ पे सीन ये है, इन नायक्स को एक्सेप्ट करना होता था इस रूलर की अथॉरिटी को। अब इन नायक्स के पास खुद के फोर्ट्स होते थे, इनके खुद के किले वगैरह होते थे, इनमें खुद के इनके पास आर्मीज वगैरह होते थे, एंड इन आर्मीज का रूल ये रूलर्स भी किया करते थे। इसको अगर राया को कहीं पे अटैक करना तो ये नायक की ही आर्मी का कई बार यूज किया करता था। अब क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है, वही पहला पॉइंट कि ये लोग फोर्ट्स और टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे, इनके पास खुद के आर्म सपोर्टर्स होते थे। ये जो चीफ्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, और कई बार इनके साथ सोसाइटी के पेजेंट्स वगैरह भी ट्रेवल करते थे इन सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड। एंड इन चीफ्स के लिए हमें टर्म देखने को मिल रहा है नायक्स, जो कि हमारे मिलिट्री चीफ्स है, जो कि यहाँ की जो लैंग्वेज है तेलुगु और कन्नड़, इसको बोला करते थे। ये जो नायक्स हैं वो किंग्स की, रायास की अथॉरिटी के अंडर में सबमिट करते थे, खुद को उनके नीचे देखते थे, इनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते थे। लेकिन हमने इसकी भी बात पहले ही कर ली है कि जैसे ही इनको लगता था कि विजयनगर के रूलर्स कमजोर पड़ रहे हैं, अगर कृष्णदेव राय की डेथ हो गई, सक्सेशन ट्रबल्स हो रहा है, तो हम अटैक कर सकते हैं। ये रेबेलियस भी हो जाते थे, कई बार खुद की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, कई बार रूलर बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, कई बार किंग्स के अगेंस्ट हो जाते थे। ये जो अमर नायक सिस्टम है, जो यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए देखने को मिल रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन है इस विजयनगर एम्पायर का। लेकिन इसके बारे में आप याद रखेंगे कि इसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो दिल्ली का एकता सिस्टम था उसका हमें देखने को मिलता है कि मे बी उससे इंस्पायर्ड है, उससे डिराइव्ड है। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए कि इसके फीचर्स कहां से डिराइव्ड है, तो एकता सिस्टम से, जो कि कहां का था, दिल्ली सल्तनत का सिस्टम था। तो मे बी उनसे इंस्पायर्ड, उनसे इन्फ्लुएंस ये सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ये जो अमर नायक्स थे ये हमारे मिलिट्री कमांडर्स थे, जिनको अलग अलग टेरिटरीज दे दी गई थी, जिसको राया ने बोला था कि ये आपकी टेरिटरीज है, यहाँ पे आप गवर्न करें, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करें। यहाँ पे ये लोग, जैसे कि मैंने बोला, मिनी रूलर्स की तरह ही बन जाते थे। तो इस अपनी टेरिटरीज में ये लोग टैक्स वगैरह, बाकी ड्यूज वगैरह चार्ज कर रहे हैं, जितने भी यहाँ के पेजेंट्स हैं
क्राफ्ट पर्सन है ट्रेडर्स से, उनसे यही लोग अब टैक्स वगैरह लेते थे। लेकिन ऑब्वियसली इनके ऊपर जो राया बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो इनसे कुछ पर्सनल मनी चार्ज कर रहा होगा। तो जो हमारे नायक हैं वो अपने एरियाज में टैक्स वगैरह ले रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा उस रेवेन्यू का अपने यूज के लिए रख रहे हैं, कुछ हिस्सा ये लोग को लगाना पड़ता था अपनी मिलिट्री कंटेंजेंट को मेंटेन करने के लिए। एक स्टिपुलेटेड मिलिट्री कंटेंजेंट होता है, स्टिपुलेटेड मतलब कि आपको बोला गया कि इतना आपको मेंटेन करना ही है, जिसका ये लोग राया वगैरह भी यूज कर लिया करते थे। एक और चीज ये भी है ना कि एक मिनिमम भी आपको कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप अंधी मिलिट्री रखने लगोगे। अगर राया को लगेगा कि भाई आपकी मिलिट्री बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है तो उसको भी वो चैलेंज करेगा, वो आपको अंधी पावर गेन करने के लिए ऑब्वियसली नहीं अलाउ करेगा। लेकिन क्या बताया गया है, जो रेवेन्यू जनरेशन होता था नायक्स का, वो पर्सनल यूज के लिए रखते थे। इस कंटिजेंट को मेंटेन करने के लिए हॉर्सेस वगैरह चाहिए, एलिफेंट्स वगैरह चाहिए, तो इनके लिए भी पैसा ये लोग लगाते थे। एंड ये जो पैसा था ये नायक लोग टेंपल कंस्ट्रक्शन कराने में, इरिगेशन वर्क्स वगैरह बनवाने में भी लगा रहे थे। ये जो हमने मिलिट्री फोर्स के बारे में पॉइंट देखा है ये आप लिख के आएंगे कि नायक्स की ही मिलिट्री कई बार जो हमारे विजयनगर के किंग्स थे वो लोग भी यूज करते थे। एंड इन्होंने पूरा जो साउथ इंडिया था उसको ऐसे ही इन नायक्स वगैरह की आर्मीज का यूज करके ही पूरा अपने अंडर में लेके आए थे, अपने पूरे कंट्रोल में लेके आए थे। अमर नायक सिस्टम में ये जो नायक्स है इनको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती थी किंग्स के तरफ, इनको अपना ट्रिब्यूट्स वगैरह, ट्रिब्यूट्स टर्म हम यूज ही ऐसे करते हैं कि भाई आप किसी को एक्सेप्ट करो कि आप हमारे ऊपर हो तो आपको हम कुछ गिफ्ट्स वगैरह देंगे, कुछ पैसा वगैरह देंगे एज ट्रिब्यूट्स, एंड हम आपके कोर्ट में शो अप करेंगे। इनको पर्सनली रॉयल कोर्ट में जाना पड़ता था टू शो कि अभी भी हम आपके अंडर में हैं, अभी भी हम आपकी लॉयल्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किंग्स जो थे कई बार अपनी पावर दिखाने के लिए नायक्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देते थे कि अब ये नहीं है टेरिटरी तुम्हारी, वो है, एंड ये अपनी अथॉरिटी दिखाने का इनका एक तरीका था। लेकिन 17th सेंचुरी में जब हमारा विजयनगर एम्पायर कोलैप्स कर रहा था तो उनका जो कोलैप्स था वो हेस्टन इन्हीं के चक्कर में हुआ, क्योंकि अब विजयनगर रूलर्स कोलैप्स हो रहे हैं और जो नायक्स हैं वो काफी ज्यादा रेबेलियस हो गए एंड वो लोग अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स वगैरह बनाने लग गए। एंड जो हमारा इंपीरियल स्ट्रक्चर था विजयनगर एम्पायर का वो पूरा इन्हीं के चक्कर में काफी फटाक से कोलैप्स हुआ। हमारा जो अमर टर्म है उसके बारे में हमें यहाँ डिटेल्स देखने को मिल रही है। बोला जाता है कि मे बी ये समर टर्म संस्कृत से आता है जिसका मीनिंग है बैटल या फिर वॉर, या फिर पर्शियन टर्म अमीर से आता है जिसका मीनिंग है एक हाई नोबल। एकदम से मुझे क्लिक हुआ, ये लाइन तो मैंने कहीं बोली ही नहीं है तो मैं पीछे आ गया। ये लाइन आपका अच्छा कंक्लूजन बनेगी। जब कृष्ण देव राय का क्वेश्चन लिखोगे तो लास्ट लाइन यही लिख के आना कि ज्यादातर जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है विजयनगर का वो कृष्ण देव राय के पीरियड से ही आता है, फिर उनके डेथ के जस्ट बाद के टाइम पीरियड से आता है। तो ये इस पॉइंट को कंक्लूड करना अपने आंसर में। एंड अब हम बात करते हैं विजयनगर सिटी द कैपिटल के डिस्क्रिप्शन के बारे में। हर एक कैपिटल के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, बिल्डिंग स्टाइल होता है, तो हम विजयनगर की उसमें बात कर लेते हैं। जैसे हमने इससे मुझे थोड़ा सी हड़प्पन सिविलाइजेशन की याद आ जाती है, वहां का हम लेआउट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विजयनगर सिटी का लेआउट। ऊपर हमें सेक्रेड सेंटर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें रॉयल सेंटर देखने को मिल रहा है, ये हमें अर्बन कोर देखने को मिल रहा है, ये नॉर्दर्न साइड पे, ये बॉटम लेफ्ट पे, ये राइट साइड में देखने को मिल रहा है। अब इनके आगे जाके हम फीचर्स की बात करेंगे, एक टॉपिक इसका देखेंगे, एक टॉपिक इसका देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बॉक्सेस को देख लेते हैं। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं विजयनगर के किंग्स के और नायक्स के, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ये लोग अलग अलग टेंपल्स के लिए, गोपुराम्स वगैरह के लिए डोनेशंस वगैरह दे रहे थे। फिर हमें बहुत सारे ट्रेवलर्स के अकाउंट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रजाक के हम आगे जाके देखेंगे डिस्क्रिप्शन। इटालियन निकोलो द कॉन्टी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब्दुल रजाक एक एम्बेसडर थे, एक पर्शियन एम्बेसडर जो हमारे यहाँ पे आए थे। फिर हमें एक मर्चेंट अफनासी निकितिन देखने को मिलते हैं रशिया से। ये सारे लोगों ने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को 15th सेंचुरी में विजिट किया। फिर द्वारते बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुनीज हमें देखने को मिलते हैं। ये 16th सेंचुरी में आए थे पोर्टुगल रीजन से। एंड इनके बारे में भी हम चैप्टर में थोड़े थोड़े एग्जर्प्ट्स देख रहे होंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन आता है वाटर सोर्सेस के बारे में। एक
क्वेश्चन इसी के बारे में आता है कि वाटर सोर्सेस ऑफ विजयनगर के बारे में बताओ, तो क्या लिख के आओगे? विजयनगर के फीचर्स के बारे में याद रखना। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स इसका ये है, इसकी लोकेशन का, कि विजयनगर एक नेचुरल बेसिन में जो तुंगाभद्रा रिवर बनाती है। यहाँ पे तुंगाभद्रा रिवर जो है वो नॉर्थ ईस्टर्नली डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, एंड मुझे नहीं पता कि मैं नॉर्थ ईस्टर्न दिखा रहा हूँ तो आपको किस तरीके से ये दिख रहा है, कैमरे में कैसे आता है पता नहीं, बट मेरा ये नॉर्थ ईस्टर्न है, यानी कि टॉप राइट वाले की मैं बात कर रहा हूं। अब एमसीक्यू आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न टिक लगा के आ जाना। बेसिन मतलब नेचुरल बेसिन, मतलब ये एक लो लाइंग एरिया है जहां पे हमारा विजयनगर बसा हुआ है, एंड यहाँ पे वाटर किससे आता है? तुंगाभद्रा रिवर से बहुत सारा इसको वाटर मिल रहा है। अब इसके आसपास स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स हैं जो एक गर्डल फॉर्म करती है, मतलब इसको घेरती है, जिनसे बहुत सारी स्ट्रीम्स भी है, वाटर बॉडीज है, वाटर स्ट्रीम्स भी है जो इससे फ्लो होके नीचे नदियां में मिलती हैं। अब ऑलमोस्ट सारे वाटर बॉडीज पे, सारे स्ट्रीम्स वगैरह पे इन लोगों ने एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं जो कि एज वाटर रिजर्वॉयर सर्व करते हैं, मतलब पानी को होल्ड करने के लिए रिजर्वॉयर्स ये लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अलग अलग साइजेस के रिजर्वॉयर्स ये लोग बना रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल हमें राइट वाले बॉक्स में देखने को मिलता है। कृष्णदेव राय ने एक टैंक बनवाया, उसके बारे में हमारे जो पेश साहब है वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टैंक इन्होंने बनाया दो हिल्स के बीच में, एंड नीचे लिखा हुआ है कि हिल्स को काटा पीटा भी गया है इसको बनाने के लिए, विच शोज कि कितना एफर्ट ये उसके लिए डाल रहे थे। एंड बताया जाता है कि यहाँ पे वाटर बॉडीज जो बह रही है उनसे तो पानी आ ही रहा है, लेकिन 15 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 3 लीग्स लिखा हुआ है, लेकिन आज की डेट में हम लीग्स यूज नहीं करते, इसलिए आपने कभी सुना नहीं है। हम यहाँ पे किलोमीटर में भी बताया गया कि 15 किलोमीटर दूर से भी इनका वाटर चैनल्स के थ्रू यहाँ पे पानी आ रहा था, विच शोज कि कितने दूर दूर के जो पानी की बॉडीज थे उनको ये लोग कलेक्ट करना चाहते थे। अब क्यों करना चाहते थे अभी हम पैराग्राफ में वापस जाके देख भी लेंगे। एक और चीज इस लाइन में लिखी हुई है कि इतने हजारों लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, 15-20 हजार लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, चींटी जैसे दिख रहे थे क्योंकि इतने सारे लोग थे, मे बी ये दूर से उनको देख रहे होंगे, विच शोज कि कितनी हैवी अमाउंट्स में जो रूलर्स थे वो अपनी रिसोर्सेस को मोबिलाइज करा पा रहे थे, अपना वेल्थ भी लगा रहे थे, एंड लोगों को भी वहां पे काम पे लगा पा रहे थे। अब क्वेश्चन वही आता है, क्यों इतना सारा एम्बैंकमेंट बनाना है, क्यों इतने इलेबोरेट अरेंजमेंट्स करना है? अब सीन ये है ना कि ये लोग बहुत इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है हमारे इंडिया का, ये एरिड जोन था, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती थी, तो आपको वाटर प्रिजर्व करके रखना इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये लोग इलेबोरेट अरेंजमेंट करते थे रेन वाटर को स्टोर करने के लिए एंड उसको कंडक्ट करने के लिए थ्रू आउट द सिटी, की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, वाटर प्रोवाइड वगैरह कराने के लिए भी ये लोग फैसिलिटीज वगैरह बना रहे थे। एक एग्जांपल आपको ये नीचे देखने को मिल रहा है, ये एक एक्वेडक्ट बना हुआ है, मतलब कि यहां से पानी को कहीं और लेके जाया जा रहा है। अब जब वाटर बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म इंपॉर्टेंट है। पहला है एक टैंक, कमलापुरम टैंक, ये बनवाया गया था 15th सेंचुरी में, एंड इसका जो पानी था उससे आसपास के जो फील्ड्स थे उनको भी इरिगेट किया जाता था, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसका पानी चैनल्स के थ्रू रॉयल सेंटर तक भी लेके जाया जाता था। तो पहला हो गया हमारा कमलापुरम टैंक। इसके बाद हमें एक बहुत प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वर्क यहाँ का देखने को मिलता है, जो कि है इनका हिरिया कैनाल। अब हिरिया कैनाल के बारे में 2-3 चीजें हैं जो याद रखना है। क्या याद रखना है? तुंगाभद्रा के पास जो डैम था उससे पानी लेके जाती थी, जो कल्टिवेटेड वैली है हमारे सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच में जो कल्टिवेटेड फील्ड्स है उनको ये इरिगेट करती थी। एंड बोला जाता है कि इसको किसने बनाया था, क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो अब टिक लगा के आएंगे कि बताया जाता है कि संगम डायनेस्टी के किंग्स ने इसको बनवाया था। तो ये हो गया हमारा वाटर वर्क्स की पूरी डिटेल। हो सकता है एक 3 मार्क का क्वेश्चन वाटर वर्क्स का ही देखने को मिले जिसको आप यहां से आंसर करेंगे, लेकिन यहां पे शुरू होता है इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे कई बार, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है फोर्टिफिकेशन का। पहली लाइन यही लिखी है कि सिटी के अंदर की चीजों की बात करें, उसके पहले उसकी बात कर लेते हैं जो सिटी को कवर करती है, हमारी इंसर्कल करती है सिटी को, फोर्टिफिकेशन वॉल्स। इंटरेस्टिंग बात है ना कि कोई ट्रेवलर बाहर से आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी ट्रेवलर्स आए सबने वॉल्स की बात करी। क्या था उस वॉल्स में? ऐसा कुछ तो खूब होगा ताकि जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे थे, जिसके बारे में सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तो इसका जब क्वेश्चन आएगा वो 8 मार्क्स के लिए पूछेगा फोर्टिफिकेशन वॉल्स के बारे में। विजयनगर और फोर्टिफिकेशन,
विजयनगर और वॉल साथ में दिख जाए, मतलब इसी टॉपिक से 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है जो पूछ रहा है इसके बारे में। तो सबसे पहले अब्दुल रजाक का नाम लिख देना, थोड़ा सा इनका डिस्क्रिप्शन दे देना कि एक अम्बेसडर थे जो पर्शिया से हमारे कैलिकट प्रेजेंट डे कोझिकोडे में आए थे 15th सेंचुरी में। एंड लिख देना कि ही वॉज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द विजयनगर का फोर्टिफिकेशन। इन्होंने यहाँ पे बताया कि 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स है, यानी कि फोर्ट्स मतलब यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वॉल्स की बात की जा रही है कि 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल्स है। एंड एक इतना लिखने के बाद दूसरा पॉइंट बनाना कि इन फोर्टिफिकेशन वॉल्स में हर एक चीज इंसर्कल कर ली है। लाइक जो फॉरेस्ट है, जो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड है, उनको भी फोर्टिफिकेशन के विद इन रखा है। लाइक ज्यादातर एम्पायर में इनको फोर्टिफाई नहीं किया जाता था, मेन चीजों को किया जाता था, पर विजयनगर में हर एक चीज को फोर्टिफिकेशन वॉल के विद इन रखा गया। क्यों, आगे जाके हम बात करेंगे। एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड मतलब जो आसपास के एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह, एग्रीकल्चर ट्रैक्ट वगैरह है, उनको भी फोर्टिफिकेशन के अंदर किया गया था। लाइक सीरियसली फॉरेस्ट भी हमारे फोर्टिफिकेशन में क्रेजी। जो आउटर मोस्ट वॉल है हमारे फोर्टिफिकेशन की, ये हिल्स जो हमने बात करी ना, सराउंडेड बाय हिल्स, तो हिल से कनेक्ट होती हुई हमारी वॉल बनाई गई थी। उसके विद इन बाकी जितनी भी चीजें थी हमारी सिटी की, वो सब हमारे अंदर आ जाती थी, और उसके अंदर भी बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्टिफिकेशंस बनाए गए थे। आगे जाके हम पूरा इसको देखेंगे। मैसिव मेसनरी कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो पत्थरों का मैसिव कंस्ट्रक्शन था, उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे हम देखेंगे। इट वॉज स्लाइटली टेपर्ड मतलब एक जगह से मोटा एक जगह से पतला हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मोटे पतले पत्थर लगाए जाते थे। आप लिख के आएंगे कि यहाँ पे कोई भी मोटार या फिर सीमेंटिंग एजेंट यूज नहीं किया जाता था। अब सीन ये था ना कि हमारे कंस्ट्रक्शन में जो ब्लॉक्स यूज किए जा रहे हैं, जो पत्थर यूज किए जा रहे हैं, ये वेज शेप्ड है, यानी कि वही बात की एक तरफ से मोटे हैं एक तरफ से पतले हैं। तो इससे होता यह था कि एक के ऊपर एक वो फंसते चले जाते थे, इसलिए यहाँ पे कोई भी मोटार या फिर सीमेंटिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं थी। इनर पोर्शन ऑफ द वॉल को भरा गया था अर्थ पैक्ड विथ रबल, मतलब पत्थरों की वॉल्स बनाई गई है, बीच में उसमें मिट्टी भर दी गई है, पत्थर और मिट्टी के टुकड़े वगैरह भर दिए गए हैं। तो अर्थ पैक उसको अंदर से कर दिया गया था, मे बी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। वॉल्स में जनरली हमें देखने को मिलता है, सिर्फ विजयनगर की वॉल्स में नहीं, कहीं की भी फोर्टिफिकेशन वॉल्स में हमें जनरली देखने को मिलता है कि उसमें बेस्टियंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख के आएंगे कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बेस्टियंस बनाए जा रहे थे। बेसिकली ये हमारी दीवार है, तो उसमें इस तरीके के बेस्टियंस बना दिए जाते हैं जो कि डिफेंसिव पर्पस वगैरह सर्व करते हैं। कोई अटैक कर रहा है तो यहाँ से आप काउंटर अटैक वगैरह कर सकते हो या फिर स्पॉट वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे बेस्टियंस वॉल्स फोर्टिफिकेशंस में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो लाइन आप लिखेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस्टियंस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। सिग्निफिकेंट बात इस फोर्टिफिकेशन की यही थी कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को भी, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स थे, उनको भी इनके विद इन रखा गया था। तो अब्दुल रजाक ने क्या बोला फिर से इनके बारे में, इसने बोला कि बिटवीन द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फोर्टिफिकेशन वॉल हमें कल्टीवेटेड फील्ड देखने को मिलती है, गार्डन्स देखने को मिलते हैं, हाउसेस देखने को मिल जाते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिल जाता है। दूसरी हेडिंग बना देना पेस। इसने क्या बोला, इसने बोला फर्स्ट सर्किट ऑफ वॉल से एंटर करते हो और फिर जब नेक्स्ट सर्किट तक पहुंचते हो तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है जिसमें हमें राइस फील्ड्स देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत सारे गार्डन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा पानी देखने को मिल रहा है, और ये जो पानी है वो 2 लेक्स से आता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करके लिख के आएंगे आप। अब एक क्वेश्चन आता है, हमने पहले ही ट्रेवलर्स वाला चैप्टर देख लिया, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या हम ट्रेवलर्स के अकाउंट्स को अंधाधुंध मान सकते हैं? आपको पता है नहीं, क्योंकि ट्रेवलर्स कुछ भी आते थे बक्के चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कोलैबोरेट किया, हमने फैक्ट चेक किया कि जो बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं। तो हमारे प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजिस्ट को भी एविडेंसेस मिले, हमको भी, जैसे इन लोगों ने बोला, हमको भी एग्रीकल्चरल फील्ड्स के, सेक्रेड सेंटर अर्बन कोर के बीच में एग्रीकल्चरल फील्ड्स के एविडेंसेस देखने को मिले। हमको भी कैनाल सिस्टम देखने को मिला तुंगाभद्रा रिवर से, जो वाटर सर्व कर रहा था अलग अलग जगहों पे। तो हम इस तरीके से एविडेंस ढूंढ के फैक्ट चेक चीजों को करने की कोशिश करते हैं। अब वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों एग्रीकल्चरल फील्ड को, फॉरेस्ट लैंड को क्यों फोर्टिफाई किया जा रहा है? आप बाहर रखो इसको फोर्टिफिकेशन से, आपका खर्चा बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी। लेकिन सीन ये है, आप लिख के आएंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है क्वेश्चन फोर्टिफिकेशन के बारे में पूछे और पूछ ले कि क्यों ऐसा किया जा रहा था, इतना इलेबोरेट सिस्टम क्यों बनाया जा रहा था।
आता। तो आप टिक नहीं, आप लिखेंगे कि मिडिवल सीजेस, जो इस टाइम पीरियड में सीजेस होती थी, बेसिकली आप जिस पे अटैक करते थे आप डायरेक्ट अटैक करने की जगह उनको घेर लेते थे। एंड आप घेर लोगे तो उनका धीरे धीरे खाना जब खत्म होगा तो उनको सबमिट करना पड़ेगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। ये पर्पस होता था मिडिवल सीजेस का। ये जो सीजेस होती थी कई बार मंथ्स तक चल जाती थी, कई बार ईयर्स तक भी चल जाती थी। तो बहुत सारे रूलर्स इस टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे, अपने फोर्टिफिकेशन के विद इन ग्रेनरीज बनवा लेते थे कि हम महीनों महीनों का खाना इन ग्रेनरीज में सेव करेंगे और जो हमारे फोर्टिफिकेशन के विद इन है। लेकिन हमारे जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे उन लोगों ने एक बहुत एक्सपेंसिव और एक बहुत इलेबोरेट स्ट्रेटेजी यूज करी। वो ये थी कि हम सिर्फ ग्रेनरी नहीं, हम पूरा एग्रीकल्चरल बेल्ट ही फोर्टिफाई कर लेंगे। तुम डेरा डाल के महीनों नहीं सालों बैठे रहो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सेकंड लाइन ऑफ, अब अगेन वापस से फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि जो सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन थी ये इनर कोर से जाती थी हमारे अर्बन कॉम्प्लेक्स का जो इनर कोर था, जहां पे हमें अर्बन रेसिडेंशियल सेटअप वगैरह, हमें बाकी चीजें बिल्डिंग्स वगैरह अर्बन एरियाज की देखने को मिलती है, उसको कवर करती थी। जो थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन थी वो रॉयल सेंटर को कवर करती थी। एंड हर एक मेजर बिल्डिंग को खुद की वॉल बना के उसको कवर किया गया था। तो मेजर बिल्डिंग्स को भी फोर्टिफाई किया गया था हाई वॉल से। जनरली हमें देखने को मिलता है सिर्फ मेजर बिल्डिंग्स को किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ करने के बाद इनको भी किया था। अब कोई भी फोर्ट है, कोई भी फोर्टिफिकेशन वॉल है, तो उसके लिए बड़े बड़े गार्डेड गेट्स भी बनाए जाते थे। आगे जाके इसका भी हम एक बॉक्स में एग्जांपल देखेंगे। एंड ये जो गेट्स होते थे वहां से मेजर रोड्स जो थी, मान लेते हैं ये एक गेटवे है, तो यहां से रोड नेटवर्क ऐसा पास ऑन होता था, निकलता था। गेटवेज के बारे में लिख के आने कि यहाँ का डिस्टिंक्टिव फीचर था, कई बार गेटवे से ही पता चल जाता था कि वो किस बिल्डिंग को एक्सेस दे रहे हैं। गेटवे के आर्किटेक्चरल फीचर को देख के समझ में आता था कि कौन सी बिल्डिंग अंदर होने वाली है। अब इसके बारे में दो चीजें याद रखना है आपको कि यहाँ डायग्राम से इसको समझो। गेटवेज में हमें जो आर्चेस देखने को मिल रहे हैं, जो डोम्स देखने को मिल रहे हैं, इसको बुलाया जाता है इंडो इस्लामिक आर्ट स्टाइल। ये हमारे इंडियन ओरिजिन का नहीं था। बोला जाता है कि जो टर्किश सुल्तान थे उन्होंने इस आर्ट स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था, पर यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ये जो आर्ट स्टाइल था इन इस्लामिक रूलर्स का था, लेकिन हमारे विजयनगर एम्पायर के रीजन्स में भी यूज किया जा रहा था। तो ये जो इस्लामिक आर्ट स्टाइल था वो हमारे इंडियन रीजन्स में आके भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर रहा था, और ये हमें काफी सारे लोकल बिल्डिंग्स वगैरह में देखने को मिल जाता है, इंडियन रीजन्स में देखने को मिल जाता है। हेंस द स्टाइल जिसको हमारे हिस्टोरियंस अब बुलाते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट स्टाइल। आर्कियोलॉजिस्ट रोड्स को स्टडी करते हैं जो हमारे सिटीज के अंदर बाहर जा रही होती है। कैसे पता चलेगा कि रोड्स कहां कहां पर है? जैसे कि मैंने बोला जो गेटवेज होते हैं हमारे, उन गेटवेज से ही कई बार ऐसी रोड नेटवर्क्स हमें देखने को मिल जाती है। या फिर कोई जगह है जहां पे पेवमेंट देखने को मिल रहा है। पेवमेंट मतलब अगर आपने रोड में पत्थर लगा दिए चलने के लिए तो उसको हम पेवमेंट बुलाते हैं। तो वो पत्थर हमें बताते हैं कि भाई यहाँ पे रोड्स वगैरह होंगी, यहाँ पे लोग चलते होंगे। तो ऐसे हम ढूंढते हैं रोड नेटवर्क्स को, एंड इन रोड्स का यूज करते हैं कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहां कहां से लोग जा रहे थे। तो ये दोनों पॉइंट लिख के आइए, गेटवे से हमें मिल जाती है, पेवमेंट से हमें मिल जाती है। जो रोड्स होती थी जनरली हमें देखने को मिला है कि ये रॉकी टेरेन को अवॉइड करते हुए वैलीज से घूमती फिरती निकलती थी। वुंड थ्रू द वैलीज मतलब क्या? वुंड मतलब इंजरी वाला वुंड नहीं, वुंड मतलब यहाँ पे कि ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए हमारे वैलीज के थ्रू जाती थी। बेसिकली जहां पे भी रॉकी टेरेन होता था, रॉकी रीजन्स को अवॉइड करते हुए रोड्स को बनाया जाता था। रोड सबसे इंपॉर्टेंट वाली हमें देखने को मिलती है जो टेम्पल से निकलती थी। टेम्पल के गेटवे से हमें इंपॉर्टेंट रोड नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज भी की जाती होंगी और बहुत लाइवली रोड्स होती थी। हमें देखने को आगे मिलेगा एक टॉपिक में कि इन टेम्पल से निकली हुई रोड्स के आजू बाजू में पवेलियंस बनाए जाते थे। क्या होते थे समझेंगे आगे। और उधर पे बाजार वगैरह सेटअप किए जाते थे। वैसे आज की डेट में भी अगर आप टेम्पल्स में जाओगे ना तो उनके रोड्स के आजू बाजू बाजार देखने को आपको मिलेंगे। जब हम अर्बन कोर से निकलने वाली रोड्स को स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें बहुत कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। हाउसेस के जो ऑर्डिनरी लोगों के हाउसेस थे उनके एविडेंसेस बहुत रेयरली मिले हैं। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने
कुछ जगहों पे चाइनीज पोर्सिलेन यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, इस तरीके की चीनी मिट्टी को फाइंड किया। किस जगह पर, याद रखना, अर्बन कोर के हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शंस में। ये वो रीजन था जहां पे अब इनके एविडेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि मे बी जो चीनी मिट्टी है यहाँ के जो रिच ट्रेडर्स थे वो यूज किया करते होंगे। यही वो रीजन था जो हमारे मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर्स वाला, जहां पे हमारे मुस्लिम रेसिडेंशियल सेटअप हमें देखने को मिलता है। कैसे पता चला मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते थे? यहाँ पे हमें टूम्स और मॉस्क देखने को मिले हैं। अब एक पॉइंट यहाँ से इंटरेस्टिंग ये है कि आप लिख के आना कि हमें टूम्स और मॉस्क में हमारे टेम्पल्स वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब टेम्पल्स का और मॉस्क के काम अलग अलग हैं, लेकिन टेम्पल्स में मंडप बनाए जा रहे थे। क्या है मंडप? आगे जाके देखेंगे, आगे एक पूरा टॉपिक आएगा जिसमें इन्हीं फीचर्स की बात करेंगे। टेम्पल्स में मंडप बनाए जा रहे थे, उनके जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे वो ही हमें यहाँ के मॉस्क और टूम्स में देखने को मिलते हैं। इससे क्या समझ में आता है? वही चीज की इंटीग्रेशन हो रहा था। तो अलग अलग जो कल्चर्स थे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो हमें आर्किटेक्चर फीचर में कई जगहों पे देखने को मिलता है इस चैप्टर के। तो जो हम्पी के टेम्पल्स थे उनके फीचर्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं। 16th सेंचुरी के जो पोर्टुगीज राइटर हमारे बारबोसा थे, उन्होंने ऑर्डिनरी हाउसेस को डिस्क्राइब किया है। अब अच्छी बात यह है कि इन्होंने कर दिया, क्योंकि हमें इनके एविडेंसेस नहीं मिले, सर्वाइव नहीं कर पाए वो, तो हमें इनके एविडेंसेस पे, इनके अकाउंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ के जो हाउसेस हैं दे आर थैच्ड मतलब कि इनके जो रूफ वगैरह है वो पेड़ पौधों वगैरह से, मिट्टी वगैरह से, रीड वगैरह से, इन सब चीजों से बनाए गए हैं। बेसिकली झोपड़ी पट्टी है, लेकिन वेल बिल्ट है एंड इनको लोगों की ऑक्यूपेशन के हिसाब से अरेंज किया गया है एंड ये अलोंग द स्ट्रीट्स, ओपन प्लेसेस में बनाए गए हैं। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में है। अगर क्वेश्चन आता है ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में, इन अर्बन कोर के बारे में, तो ये पूरी डिटेल्स आप लिखेंगे। फिर आप लास्ट पॉइंट बनाएंगे, हमने फील्ड सर्वेस वगैरह यहाँ पे किए पता लगाने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या था। तो बहुत सारे बहुत सारे छोटे छोटे हमें टेम्पल्स देखने को मिले हैं। ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो, डॉटेड, कि एंटायर एरिया वाज डॉटेड विद दिस, वाज डॉटेड विद दैट, कि पूरे एरिया में हमें ये देखने को मिलते हैं। तो ये आप लगा के लिख के आएंगे। अब इतने सारे श्राइन्स और टेम्पल्स देखने को मिल रहे हैं, इट शोज कि यहाँ पे अलग अलग कल्ट के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के लोग होंगे जो मे बी इन पे वर्शिपिंग वगैरह किया करते होंगे। इन्हीं सर्वेस के थ्रू हमें ये भी पता चला है कि जो ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर थे, जो टाउन्स में रहने वाले लोग थे, उनका वाटर सोर्स क्या था, पानी उनका कहां से आता था? तो उनका पानी आता था वेल से, रेन वाटर टैंक्स थे उनसे, या फिर टेंपल के टैंक से ये लोग पानी यूज किया करते होंगे। ये हमें एक मॉस्क का एक पिक्चर देखने को मिल रही है। अब हम आते हैं 8 मार्क के क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन एक्चुअली, एक रॉयल सेंटर का क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए, एक सेक्रेड सेंटर का क्वेश्चन आता है 8 मार्क के लिए। तो जहां पे भी ये 2 टर्म साथ में मिल जाए, इस पूरे टॉपिक को आप एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका नाम ऑब्वियसली ये लोग उनको रॉयल सेंटर नहीं बुलाते थे, हम इसको टर्म दे रहे हैं रॉयल सेंटर, क्योंकि यहाँ पे हमें पैलेसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। सेक्रेड सेंटर में हमें टेंपल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन द डिस्टिंक्शन इज बाय नो मींस वाटर टाइट। देख रहे हो कैसे मैंने एक जगह का फ्रेज दूसरी जगह पे यूज किया? आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब रॉयल सेंटर साउथ वेस्टर्न मतलब साउथ लेफ्ट साइड में हमारे देखने को मिलता है हमारे सेटलमेंट के। यहाँ पे अब इवन दो इट इज रॉयल सेंटर, इसमें हमें ओवर 60 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, 60 से भी ज्यादा टेम्पल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, विच शोज की क्लियरली यहाँ के जो रूलर्स थे वो पैट्रोनेज प्रोवाइड कर रहे थे इन टेम्पल्स को, अलग अलग कल्ट का सपोर्ट गेन करने के लिए मे बी वो लोग टेंपल कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे होंगे। मे बी ये लोग भी अपने रूल को, अपने एम्पायर को लेजिटिमाइज कराने के लिए इन कल्ट्स को सपोर्ट कर रहे थे, पैट्रोनेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। मे बी अपनी अथॉरिटी के, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमाइज कराने के लिए ये काम कर रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा है ना कि सारे जो रूलर्स आते हैं वो डिवाइन से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी ये लोग भी इन श्राइन्स को इसलिए ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग मानते हैं यहाँ पे डिवाइन पावर रहती है, भगवान अलग अलग रहते हैं, तो ये लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वही लोग इनको भी सपोर्ट कर रहे हो। अब ओवर 60 टेम्पल्स देखने को मिल गए, अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिले जिनको हमने बोला है ये पैलेसेस थे। अब टर्म दे दिया है हमने पैलेसेस, यहाँ पे क्या रेसिडेंस था राजा का, हमें इसके कई जगहों पे एविडेंस नहीं मिले हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कि एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है तो उसमें
मल्टीपल बिल्डिंग्स हो सकती हैं। तो इसको हम एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि पूरा वॉल्स के अंदर अलग अलग बिल्डिंग है, लेकिन ये एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। तो अब ऐसे ही कुछ बिल्डिंग्स की हम बात करेंगे। तो अगर ये पैलेसेस रॉयल रेसिडेंस नहीं है तो ये क्या है? ये वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिनका कोई रिचुअल फंक्शन नहीं हमें समझ में आता। एक की डिफरेंस जो मेंशन करके आना पैलेसेस और टेंपल्स में, वो ये है कि जो टेंपल स्ट्रक्चर्स होते थे वो इंटायरली मेसनरी वर्क से बने होते थे, पूरे पत्थर वत्थर से, ब्रिक्स वगैरह से बनाए जाते थे। लेकिन हमें जो पैलेसेस देखने को मिलते हैं, जो सेक्युलर बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, नॉन रिलीजियस बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, उनका जो सुपर स्ट्रक्चर होता था, जो उनका ऊपर का पोर्शन होता था, वो पेरिशेबल मटेरियल जैसे कि वुड वगैरह से बनाया जा रहा था। एक एग्जांपल हम देखेंगे, क्लॉथ वगैरह से बनाया जा रहा था। बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह को उनके फंक्शन के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं, उनका जिस तरीके का बिल्डिंग है उसके बेसिस पे हम नाम उनका रख देते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ की बिल्डिंग्स के बारे में हमें समझ में नहीं आता है कि क्या उनका सीन था, कैसा उनका सीन था। लेकिन यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक, द किंग्स पैलेस, और इसमें लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। आप इसको ध्यान से सुनिए। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंक्लोजर, सबसे एक बड़ा हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसमें हमें ये तो नहीं पता कि भाई ये रॉयल रेसिडेंस था या नहीं, इसके हमें कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें हमें दो प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं किंग्स पैलेस में। कौन से? एक ऑडियंस हॉल और एक महानवमी डिब्बा। ये दोनों ही किंग्स पैलेस के विदिन हमें देखने को मिलते हैं। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको हाई वॉल से, हाई डबल वॉल से सराउंड किया गया है, जिसके बीच में एक स्ट्रीट चलती है। तो यहाँ का फोर्टिफिकेशन भी किया गया है। ऑडियंस हॉल का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। फिर हम देखेंगे महानवमी डब्बा का डिस्क्रिप्शन, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और अपने आप में 8 मार्क्स के लिए आ जाता है। ऑडियंस हॉल जो है हमारा, ये एक हाई प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें स्लॉट्स देखने को मिलते हैं वुडन पिलर्स के लिए। अब इतने ज्यादा पास पास ये स्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं कि हमारा कंक्लूजन ये बनता है कि इतने पास पास अगर वुडन प्लस बनाए होंगे तो अंदर तो कोई जगह ही नहीं बची होगी। तो जब जगह ही नहीं बची होगी तो इसका यूज, इस हॉल का यूज किस लिए किया जाता होगा, हमें इसके क्लियर एविडेंस नहीं मिलते। लेकिन इसमें हमें मिलती है सीढ़ियां। यहाँ पे स्टेयरकेस के एविडेंस है जो कि सेकंड फ्लोर में जाने के लिए यूज की जाती होंगी, जो बेसिकली पिलर्स पे रेस्ट किया करता होगा। ये डिस्क्रिप्शन है पेस का, जिन्होंने इन दोनों बिल्डिंग्स महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल को मिला के बुलाया हाउस ऑफ विक्ट्री। इनमें इन्होंने बताया दोनों बिल्डिंग्स में 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक के ऊपर एक हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही बिल्डिंग्स में। एंड ये काफी प्यारे तरीके से बनाए गए हैं। अपर प्लेटफॉर्म में एक में हमें देखने को मिल रहा है कि एक रूम है जो कि क्लॉथ से बनाया गया है। ऑब्वियसली इसके लिए हमें इस डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंडेंट होना होता है, क्योंकि हमें क्लॉथ तो सर्वाइव करता नहीं है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर, हमारे महानवमी डिब्बा के ऊपर, हमारे ऑडियंस हॉल के ऊपर ऐसे क्लॉथ के, वुड के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हो जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा, एक्सेप्ट फॉर दिस डिपिक्शन जो हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में उन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे एक आइडल को प्लेस किया गया था। जो दूसरा वाला था उसके बारे में बताया गया है कि एक डाइस इस पे था, बेसिकली एक पोडियम उस पे था, जिसमें राजा जी का क्राउन, राजा जी का जो रॉयल एंकलेट वो पहनते थे, उसको रखा गया था। तो अब ये थोड़ा बहुत हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा ये जाएगा। तो ऑडियंस हॉल के बारे में ये लिख के आना, फिर हेडिंग बना देना महानवमी डिब्बा की। इसका अकेले का 8 मार्क्स क्वेश्चन आता है। तो कितने पॉइंट्स आप बनाओगे यहां से, इसको देखो। सबसे पहले लिख देना, इट इज लोकेटेड एट वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सिटी। ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसका बेस है 11,000 स्क्वायर फीट का, जिसकी आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो। जिसका जो बेस है वो 11,000 स्क्वायर फीट का है। इसकी जो हाइट है वो 40 फीट की है। एक एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ वुडन स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, लेकिन वो हमारे लिए सर्वाइव नहीं करता है। हमारे लिए इतना ही है जो बेस है उसमें हमें रिलीफ कार्विंग देखने को मिलती है। ये नीचे आप इसको देख सकते हो। बेसिकली ये जो बेस है इसका, इसमें बहुत सारी कार्विंग्स वगैरह की गई है और कुछ ना कुछ इसमें बनाया गया है। रिलीफ कार्विंग मतलब यहाँ पे क्या है कि कार्व करके गड्ढे बनाने की जगह बाकी पोर्शंस को यहाँ पे कार्व करके उसको रेज किया गया है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे हमें रिलीफ कार्विंग्स भी देखने को मिलती है, इसको डेकोरेट करने के लिए जो में भी बनाई गई हैं। अब कौन से वो रिचुअल्स है, यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ ना कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते होंगे। तो लिखना कि वो रिचुअल्स जो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे वो मे बी महानवमी के टाइम पे, कोइंसिडेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज से परसों लिटरली नवरात्रि स्टार्ट होने वाली
वाली है। अब आप बोलोगे नवरात्रि की महानवमी, एक ही बात है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। महानवमी जिसका लिटरल मीनिंग है द ग्रेट नाइन्थ डे, जो कि एक 10 डे हिंदू फेस्टिवल है जो कि ऑटम मंथ्स ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर में आता है। अभी चल रहा है सितंबर एंड हेंस हमारा ये महानवमी आया हुआ है। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा, हमारे जबलपुर में हमारे रीजन में इसको जाना जाता है नवरात्रि नाम से या फिर महानवमी नाम से। पेनिनसुला रीजन में ज्यादा पॉपुलर है। विजयनगर जो किंग्स थे वो अपनी प्रेस्टीज, पावर और सुजरेनिटी इस ओकेशन में दिखाते थे। प्रेस्टीज मतलब अपना स्टेटस, पावर मतलब आप समझते हैं, सुजरेनिटी मतलब अपनी ओवरलॉर्डशिप की भाई हम सुप्रीम हैं, हम सबसे ज्यादा ऊपर वाले रूलर्स हैं। ये हम देखते हैं कि क्या क्या करते थे इस ओकेशन पे। यहाँ पे जो सेरेमनीज होती थी इसमें बहुत सारी चीजें होती थी। इमेजेस को वर्शिप किया जाता था। जो स्टेट हॉर्स था, स्टेट हॉर्स मतलब जो रॉयल हॉर्सेस होते थे, सिर्फ वॉर्स के लिए काम नहीं आते थे बल्कि परेड्स वगैरह में उनको यूज किया जाता था। वर्शिपिंग भी उनकी होती थी, उनको एज प्रेस्टिजियस सिंबल देखा जाता था, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती थी। बफेलोज और बाकी एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। डांसेस होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे इंजॉयमेंट के लिए। कैप्रिजेंट हॉर्सेस, एलिफेंट्स और चैरियट्स और सोल्जर्स के प्रोसेशंस होते थे। मतलब कैप्रिजेंट मतलब इनको सजाया धजाया जाता था, हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, लोगों को, एंड इनके मेले वगैरह, जुलूस वगैरह निकाले जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, राजा जी और उनके जो गेस्ट होते थे उनके सामने जो चीफ नायक्स वगैरह होते थे, जो सबऑर्डिनेट किंग्स, वो छोटे छोटे किंग्स जो इनके अंडर में होते थे, वो लोग भी रिचुअल प्रेजेंटेशंस किया करते थे राजा जी उनके गेस्ट के सामने। ये जो सेरेमनीज वगैरह होती थी इनके बारे में लिख के आना कि दे वर इम्ब्यूड विद डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स। हर एक चीज का कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता था। जैसे कि आज की डेट में हम जो इंपॉर्टेंट हमारे इंडिपेंडेंस डे या फिर किसी ऐसे इंपॉर्टेंट डेज में जो परेड वगैरह देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिंबॉलिक मीनिंग्स छुपे होते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ डीपर सिंबॉलिक मीनिंग हर एक चीज रिप्रेजेंट कर रही होती थी। जो लास्ट डे होता था फेस्टिवल का, उसमें जो राजा जी होते थे वो एक ग्रैंड सेरेमनी जो कि ओपन फील्ड में होती थी, वहां पे अपनी आर्मी को, अपने जो नायक्स वगैरह उनकी आर्मी को इंस्पेक्ट किया करते थे। इस ओकेशन पे जो नायक्स वगैरह होते थे वो राजा जी के लिए काफी रिच गिफ्ट्स लेके आया करते थे, प्लस जो स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट होता था कि भाई इतना ट्रिब्यूट तो आपको देना ही है, तो वो भी ये नायक्स लेके आते थे और राजा जी के सामने ऑफर करते थे, अपनी लॉयल्टी दिखाते थे। जो महानवमी डिब्बा होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने महानवमी डिब्बा की बात करी, क्या ये वही महानवमी डिब्बा है जहां पे ये सारी चीजें हो रही होती थी? मे बी नॉट, बिकॉज इतना इतना इलेबोरेट फंक्शन यहाँ पे कैसे होगा? हमारे हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे जगह है ही नहीं, इस स्ट्रक्चर के आसपास इतनी स्पेस नहीं है कि इतने इलेबोरेट फंक्शंस आप परफॉर्म यहाँ पे कर सको। इतनी जगह नहीं है कि आप मेले निकाल लो लोगों के, आप जुलूस निकाल लो घोड़ों गधों के, नहीं है इतनी जगह। तो बाकी जो हमारे बहुत सारे, आगे भी हम देखेंगे, बहुत सारे हमारे बिल्डिंग्स हैं जो हमारे लिए एनिग्मा है, और ये हमारा जो महानवमी डिब्बा है उसके एसोसिएटेड जो रिचुअल्स हैं वो भी हमारे लिए एक एनिग्मा की तरह ही है, वो एक हमारे लिए कंफ्यूजन की तरह ही है, वो हमारे लिए एक मिस्ट्री की तरह ही है। अब हम बढ़ते हैं, सिर्फ इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी रॉयल सेंटर में, बहुत सारी बिल्डिंग थी। हमने देखा ना 60 से भी ज्यादा टेम्पल्स थे, 30 से भी ज्यादा पैलेसेस थे। अब हम बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। एक है हमारा लोटस महल। एक क्वेश्चन ही ऐसे आता है रॉयल सेंटर की हमारी बिल्डिंग्स बताओ, तो हमारे पहले वाले किंग्स पैलेस, उसके 2 स्ट्रक्चर्स बता देना, उसके बाद लोटस महल लिखना, इसके बारे में क्या लिखना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो हमें रॉयल सेंटर में देखने को मिलता है। इसका जो नामकरण है वो 19th सेंचुरी में हमारे ब्रिटिश ने किया था, एंड नाम काफी ज्यादा रोमांटिक लगता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या था हमें नहीं पता। क्या यहाँ पे कुछ रोमांटिक काम हुआ करता था? हमें नहीं पता। क्या यहाँ पे कुछ और होता था? हमें नहीं पता। लेकिन कितनी प्यारी बिल्डिंग है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। अब मैकेंजी साहब ने अपना एक मैप ड्रॉ किया, उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि मे बी इट वाज द काउंसिल चेम्बर, जहां पे राजा जी अपने एडवाइजर्स के साथ मिला करते होंगे, डिस्कशन वगैरह किया करते होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा जो सेक्रेड हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे वो हमें सेक्रेड सेंटर में देखने को मिलेंगे, तभी उसका नाम सेक्रेड सेंटर है। लेकिन हमें रॉयल
सेंटर में भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी हम यहाँ पे एक की बात कर रहे होंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। कभी लिखा हुआ है कि एलिवेशन मतलब सामने से ऐसा जो स्केच है उसको हम देख रहे हैं, कभी लिखा हुआ है किसी चीज का प्लान मतलब ऊपर से हम उसका स्ट्रक्चर का प्लान देख रहे हैं, और कभी लिखा हुआ है फोटो। तो आप समझते ही ये हमें फोटो देखने को मिल रही है, तो ये हमें प्लान और एलिवेशन देखने को मिला, एलिवेंट स्टेबल्स का जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टेम्पल की, जो हमारे रॉयल सेंटर में है। वो टेम्पल है हमारा हजार राम टेम्पल। ये नेम आप याद रखेंगे। हमारे 8 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है रॉयल सेंटर्स की बिल्डिंग का, तो इसको भी लिख के आएंगे, और इसमें लिखना कि ये रॉयल सेंटर में है, तो हो सकता है ये राजा जी के लिए हो, कि राजा जी और उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पे वर्शिपिंग किया करते हो, ऑर्डिनरी लोगों के लिए मे बी ये ना हो। इसकी जो सेंट्रल श्राइन है वो उसकी इमेजेस तो मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे जो स्कल्प्टेड पैनल्स वगैरह थे, जो स्कल्पचर्स वगैरह बना दिए गए थे पैनल्स में, वो हमारे लिए आज भी सर्वाइव करते हैं। एंड बोला जाता है कि इसमें हमें रामायण के सीन स्कल्प्टेड देखने को मिलते हैं श्राइन की इनर वॉल्स पे। अब दिक्कत एक ये है ना, इसको अटैक कर दिया गया था हमारी विजयनगर को, तो यहाँ के बहुत सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह थे वो तोड़ फोड़ दिए गए, वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और हमें नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जो पैलेशियल स्ट्रक्चर्स, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने का, चाहे वो टेम्पल्स हो चाहे वो बाकी बिल्डिंग्स हो जिनको हम पैलेसेस बुलाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े बनाए जा रहे थे पहले के टाइम पे, उन ट्रेडिशंस को बाद के टाइम पे भी कंटिन्यू किया गया। हमारे जो नायक्स वगैरह थे वो भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवा रहे थे, एंड हेंस बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स जो इन लोगों ने बनाई थी वो हमारे लिए सर्वाइव करती हैं। ये एक हमें राइट साइड में देखने को मिल रहा है, मदुराई का एक ऑडियंस हॉल है जिसका हमें एक फोटो देखने को मिल रहा है। एंड इसको भी अगर आप इसके आर्चेस वगैरह देखते हो तो थोड़ा बहुत हमारी इंडो इस्लामिक स्टाइल से मैच कर रहा है। ये हमें देखने को मिल रहा है हमारे हजार राम टेम्पल की स्कल्पचर जो हमारे लिए सर्वाइव करते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट 8 मार्क के क्वेश्चन में, जो आपसे पूछेगा कि बताओ सेक्रेड सेंटर के बारे में। अब हम बढ़ते हैं हमारी सिटी के नॉर्दर्न रीजन के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, जो हमारी तुंगभद्रा नदिया के बाजू में बसा था। ये हमारा रॉकी रीजन था, और यहाँ की जो हिल्स वगैरह थी उनसे रिलेटेड हमें काफी सारे स्टोरीज देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशंस, अगर आपको नहीं पता है रामायण के बारे में, तो रामायण में हमें सुग्रीवा वाली का मंकी किंगडम देखने को मिलता है। तो लोकल ट्रेडिशंस बताते हैं कि यही की जो हिल्स है उन्हीं में ये मंकी किंगडम बसा हुआ था। फिर कुछ लोकल ट्रेडिशंस बताते हैं कि जो पंपा देवी थी, जो कि यहाँ की लोकल मदर गॉडेस से आप याद रखेंगे, इन्होंने इन्हीं हिल्स में पेनेंस किया था। पेनेंस करना मतलब, अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 4 देखिए, हाईली 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 रिकमेंडेड। उन्होंने इन्हीं हिल्स में पेनेंस किया था, अपने खुद को हार्डशिप्स वगैरह फेस कराए थे इन ऑर्डर टू मैरी विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, जो कि अब एक और एमसीक्यू आता है कि यहाँ का गार्डियन डाइटी किसको माना जाता है, यहाँ का प्रोटेक्टर किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है यहाँ के लॉर्ड विरूपाक्ष को, जिसको बोला जाता है कि ये एक फॉर्म ऑफ शिवा है। एंड इनकी जो मैरिज थी वो आज की डेट में भी इस विरूपाक्ष टेम्पल में सेलिब्रेट की जाती है। मैंने बोला ना, ये थिंग ऑफ ब्यूटी फ्रॉम अ पास्ट नहीं है। विरूपाक्ष टेम्पल में आज भी रिलीजियस एक्टिविटी है। विट्ठल टेम्पल जो है हमारा, उसमें इतनी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन उसको भी आप विजिट कर सकते हैं एज अ एंशिएंट साइट। तो विरूपाक्ष टेम्पल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हीं हिल्स में हमें बहुत सारे जैन टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, जो विजयनगर के पीरियड के नहीं बल्कि बहुत पुराने थे। बेसिकली अलग अलग रिलीजियस स्टोरीज, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस हमें इसी रीजन से एसोसिएटेड देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो टेम्पल बिल्डिंग की हिस्ट्री थी ये बहुत पुरानी थी। इसके पहले जो लोग आए थे, हमारे अलग अलग डायनेस्टीज, पल्लव, चालुक्य, होयसला, चोला, ये जो रूलर्स आए थे, इन लोगों ने यहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया था। एंड फिर हमारे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने उसको कंटिन्यू रखा। अब इसके आगे बढ़ने के पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो में कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को कमेंट कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इट इज हाईली हाईली अप्रिशिएटेड। एंड मेरा एक सपना है बचपन का कि कोई एक वीडियो हो जिसमें ऐसे कमेंट हो कि कोई बंदा के 1 कमेंट करे, फिर कोई 2 करे, फिर कोई 3 करे, फिर 4 करे, एंड जितने आगे तक हम जा सके उतने आगे तक हम जा पाए। तो प्लीज अगर आप पहले हैं तो 1 कमेंट कर दे, फिर कोई 2 3 4 5। सपना है हमारा 50 तक जाने का, अगर आप ले जा पाए तो मजा ही आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक और बात छोटी सी मुझे बताना था, अगर आपने डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ी है तो प्लीज इसको एक ट्राई दें, क्योंकि दिस इज द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक फॉर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। आपको सिर्फ क्लास 12th में नहीं, इसके आगे भी हेल्प करेगी। इसमें मेंटल हेल्थ के चैप्टर्स हैं, इसमें करियर के चैप्टर है, सब कुछ है इसमें। एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी ये बुक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब
राजा लोग क्या कर रहे थे ना, क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे टेंपल बिल्डिंग को, क्योंकि वो डिवाइन के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहते थे, खुद को डाइटीज के साथ लिंक करना चाहते थे। बेसिकली कई जगहों पे राजाओं को इन डाइटीज के साथ लिंक किया भी जाता था। लोग ये जो राजा वगैरह थे खुद को भगवान दिखाने की भी कोशिश करते थे, हम इसको पहले ही देख चुके हैं। इनको एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डाइटीज के साथ कई बार राजा लोग खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन टेम्पल्स वगैरह, अब एक लाइन याद रखना, सिर्फ एज अ रिलीजियस फंक्शन परफॉर्म नहीं किया करते थे, बल्कि टेम्पल्स एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग भी डेवलप हो रहे थे। बहुत सारे रूलर्स और बाकी भी जो लोग पावरफुल लोग थे, वो लोग भी इन टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स किया करते थे या फिर रिसोर्सेस वगैरह डोनेट किया करते थे टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए। बेसिकली जो टेम्पल्स थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर्स की तरह डेवलप हो चुके थे। अगर रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो अगर वो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं या फिर मेंटेनेंस के लिए पैसा कर दे रहे हैं, तो बेसिकली एक बहुत अच्छा मींस था सपोर्ट गेन करने के लिए या फिर अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, अपनी पिएटी यानी कि अपने डिवोशन को दिखाने के लिए। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ विजयनगर साइट एट दिस वेरी लोकेशन, हो सकता है वो इसी रीजन से उन्होंने इस जगह को विजयनगर कैपिटल बनाया, इस रीजन को उन्होंने चूज किया क्योंकि यहाँ पे पहले से ही विरूपाक्ष और पंपा देवी के श्राइन्स की एग्जिस्टेंस थी। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन यही पूछे आपसे 3 मार्क के लिए कि बताओ विजयनगर रूलर्स के लिए टेंपल कंस्ट्रक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद लिखना विजयनगर किंग्स जो थे, जो रूलर्स जो थे, वो क्लेम करते थे कि हम गॉड विरूपाक्ष के बिहाफ में रूल कर रहे हैं। उनके जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे वो श्री विरूपाक्ष से ही साइन किए जाते थे। कौन सी स्क्रिप्ट में? कन्नड़ स्क्रिप्ट में। जो रूलर्स थे वो इस तरीके के टाइटल्स भी अडॉप्ट करते थे, जैसे कि हिंदू सुल्ताना। मे बी इन टाइटल से वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम हिंदू सुल्तान हैं, हम इन ट्रेडिशंस वगैरह को प्रिजर्व करेंगे, इनको बचाएंगे। अब एक चीज हमने देख ली थी कि जो हमारे विजयनगर रूलर्स थे वो पुराने ट्रेडिशंस को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, उनको न्यू हाइट्स पे लेके जा रहे थे। आप लिख के आएंगे, वो इनोवेशन भी कर रहे थे, उनको डेवलप भी कर रहे थे। आप लिखेंगे जैसे कि हमें नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, वो पोर्ट्रेट्स वगैरह, खुद के पोर्ट्रेट स्कल्पचर्स इन गेटवेज वगैरह पे लगा देते थे, टेंपल्स वगैरह पे लगवा देते थे। रॉयल विजिट्स जब होती थी इन टेंपल्स की, अगर किंग्स किसी टेंपल को विजिट कर रहा तो उसको एक स्पेशल ओकेजन की तरह देखा जाता था, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट ओकेजन बन जाता था। कई बार नायक्स वगैरह जो होते थे एम्पायर के, वो कंपनी देते थे इन किंग्स वगैरह को, उनके साथ विजिट्स वगैरह किया करते थे। अगर हम आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करें तो हमें इमेंस स्केल के नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। इमेंस स्केल के मतलब बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चरल फीचर्स जो थे यहाँ पे बनवाए जा रहे थे। जो ये नए फीचर्स है, इसमें 2 फीचर्स आप देखेंगे, एक है हमारा गोपुरम और एक है हमारा मंडप। अब इमेंस स्केल के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इट शोज कि भाई जो राजा जी हैं उनके पास काफी ज्यादा अथॉरिटी है, कि भाई वो इतनी सारी रिसोर्सेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लोगों को मोबिलाइज करके इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा सकते हैं, और इनकी जो अथॉरिटी है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राया गोपुराम्स। गोपुराम का मतलब है जो गेटवेज यहाँ पे बनवाए जा रहे हैं, लिटरल मीनिंग एमसीक्यू में आता है, टिक लगाएंगे, रॉयल गेटवेज। अब बेसिकली जो नए टेंपल्स बन रहे थे उनमें ऑलरेडी ये गेटवेज बनवाए जा रहे थे, जो पुराने टेंपल्स थे उनमें भी बड़े बड़े गेटवेज ऐड कराए जा रहे थे। तो ये गेटवेज इतने बड़े होते थे कि कई बार दे ड्वार्फ द टावर्स ऑन द सेंट्रल श्राइन, की जो अंदर के सेंट्रल श्राइन्स के जो स्ट्रक्चर है, जो श्राइन है उसके जो टावर्स वगैरह, उसकी जो बिल्डिंग्स वगैरह, उनसे भी डबल ट्रिपल चौपल बड़े, चौपल क्वाड्रुपल बड़े, इतने बड़े बड़े गोपुराम्स बनाए जा रहे थे। एंड ये दूर से ही सिग्नल कर देते थे कि भैया अंदर एक टेंपल है। तो अब ये गोपुराम्स वगैरह क्या दिखाते हैं? दे आर रिमाइंडर्स ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग्स, की भाई ये लोग रिसोर्सेस को, टेक्निक्स को, स्किल्स को, लेबर को यहाँ पे इतने बड़े बड़े गेटवेज बनाने के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं। दूसरा फीचर हमें देखने को मिलता है मंडप्स, या फिर इनको हम बुला सकते हैं पवेलियंस। बेसिकली कॉरिडोर आप इनको बोल सकते हो, कि भाई जैसे ये स्कूल्स में होते हैं ना हमारे, कि पिलर्ड कॉरिडोर्स होते हैं जहां पे ऊपर से तो छत है लेकिन ये पिलर्ड है, वॉल्स वगैरह नहीं है, तो इनको हम मंडप्स बुलाते हैं, इनको हम पवेलियंस बुलाते हैं।
हैं। इसके बारे में आप क्या लिख के आओगे कि ये हमारे बेसिकली टेम्पल कॉम्प्लेक्स के विद इन हमें कई जगहों पे देखने को मिलते हैं। और इवन आज के टेम्पल्स में, सिर्फ यहाँ के नहीं, किसी भी आप टेम्पल में जाओगे तो अक्सर आपको देखने को मिलता होगा कि ऐसे पवेलियंस बनाए जाते थे, ऐसे कॉरिडोर्स, ऐसे हमारे जो मंडप होते हैं वो बनाए जाते हैं। वैसे ये जो मैंने दिखाया ना, ये कल्याण मंडप है। जो अगर कोई साउथ इंडिया से यहाँ पे देख रहा है तो वो आप समझ गया होगा कि कल्याण मतलब यहाँ पे क्या है। बेसिकली एक वेडिंग मंडप है जहाँ पे मे बी इमेजेस वगैरह को या फिर स्कल्पचर्स वगैरह को रखा जाता होगा और भगवानों की शादियों को सेलिब्रेट किया जाता होगा। ये पीछे वाले पेज में आपको विरूपाक्ष टेम्पल का प्लान देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा यहाँ पे टैंक है, ये जो डॉट्स देखने को मिल रहे हैं ये यहाँ के पिलर्स वगैरह हैं। इस तरीके के जितने भी आपको स्क्वायर और शेप्स देखने को मिल रहे हैं ये यहाँ के श्राइन्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल श्राइन्स एक कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं। ये जो देखने को मिल रहे हैं ये गेटवेज हैं जिनसे एंटर किया जाता है। बेसिकली अब आप समझ ही गए होंगे कि एक ही कॉम्प्लेक्स में कितनी सारी चीजें हैं, टैंक वगैरह भी है, सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। ये एक एरियल व्यू है हमारे उसी विरूपाक्ष टेम्पल का जिसका प्लान अभी हमने नीचे देखा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अब इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, हमारा विरूपाक्ष टेम्पल और हमारा विट्ठल टेम्पल। मेरे बोर्ड्स में मैंने ये आंसर दिया था, 3 सेट आए थे और एक सेट में क्वेश्चन था विरूपाक्ष टेम्पल समझाओ, दूसरे में विट्ठल टेम्पल, तीसरे में था कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताओ। मुझे तीसरा वाला आया था, गुरु भैया को इनमें से कोई एक आया था। तो इससे आपको समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे 8 मार्क्स के लिए आता है। तो एक एक करके इन दोनों को हम देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं विरूपाक्ष टेम्पल के साथ। ये एक दिन में, एक साल में, 10 साल में नहीं, सेंचुरीज में बनाया गया था कि किसी ने छोटी सी श्राइन बना दी, फिर उसमें और कंस्ट्रक्शन हो गया, और कंस्ट्रक्शन हो गया, किसी ने टेंपल बना दिया, किसी ने कुछ और बना दिया। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शनल एविडेंस जो हमारा टेंपल था, इसकी पहली श्राइन 9th और 10th सेंचुरीज में हमें एविडेंस देखने को मिलता है कि इस टाइम पीरियड में, यानी कि विजयनगर एम्पायर के काफी पहले के पीरियड में इनको बनाया गया था। लेकिन इसका काफी ज्यादा इनलार्जमेंट होता है विजयनगर एम्पायर के पीरियड में, जब बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स को ऐड किया गया। बोला जाता है कि मेन श्राइन के सामने वाला जो हॉल था उसको कृष्णदेव राय ने बनाया था अपने एक्सेशन के टाइम, मतलब जब इनको थ्रोन मिला था तब उन्होंने ये हॉल बनवाया था। इसके जो पिलर्स वगैरह थे उनको काफी डेलिकेटली कार्व करके डेकोरेट किया था, यानी कि काफी फाइन कार्विंग्स यहाँ पे की गई थी। इसको आप देख ही सकते हो भाई, ये एक प्लान है हमारे, एक लाइन ड्राइंग है हमारे एक पिलर की। तो देखो कितनी भयंकर यहाँ पे कार्विंग्स वगैरह की गई है। अभी हम फोटोज वगैरह भी देखेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे देखा ही था कल्याण हमने मंडप, उसमें ही आपको समझ में आ गया होगा। अब कृष्णदेव राय को बोला जाता है कि इन्होंने यहाँ का ईस्टर्न गेटवे, जो ईस्टर्न गोपुरम था, उसको भी बनवाया था। ये जो एडिशंस हो रहे हैं इनके बाद क्या हुआ, सेंट्रल श्राइन तो इतना सा बचा है, बाकी बिल्डिंग्स ज्यादा हो गए। तो कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल श्राइन था वो छोटा सा स्पेस लेता था, बाकी एडिशंस हमें देखने को मिलते हैं जो ऑक्यूपाई करते थे ज्यादातर स्पेस। हमारे जो हॉल्स है उनका अलग अलग पर्पस होता था। इन टेम्पल्स में बहुत सारे हॉल्स होते थे, तो एक कोई हॉल है जहाँ पे भगवान को रखा जा रहा है और स्पेशल प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि डांसेस, म्यूजिक या फिर ड्रामा, बाकी प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं। फिर कोई हॉल है जहाँ पे डाइटीज की शादी को सेलिब्रेट, मैरिजेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोई हॉल है जहाँ पे उनको झूला झुलाया जा रहा है। तो ऐसे मल्टीपल हॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो मेन इमेजेस होती थी, मान लेते सेंट्रल श्राइन है तो वहां पे मेन इमेज रखी हुई है, वो वहीं पे रहती थी। बाकी अलग इमेजेस होती थी जिनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें एक्सप्लेन करके आएंगे। ये जो साइड में आपको देखने को मिल रहा है ये विट्ठल टेम्पल का है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो तो यही हमारा चैरियट श्राइन है जो आपको आई गेस 50 के नोट में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप अपने नोट में देख सकते हैं। ये हमें देखने को मिल रहा है। क्या बोलूं मैं इसके बारे में, क्या बोलूं मैं इसके बारे में भाई साहब, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। स्विंग पवेलियन जो हमें जिंजी का देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे डिटेल्स हमारे विट्ठल टेम्पल के बारे में। विरूपाक्ष शिवजी का फॉर्म बताए जाते हैं लॉर्ड विट्ठल, जो कि हमारे विट्ठल टेम्पल के प्रिंसिपल डाइटी इनको बोला जाता है। ये हमारे विष्णु जी के फॉर्म है जो कि महाराष्ट्र के रीजन में पॉपुलराइज थे। लेकिन अब इनका इंट्रोडक्शन हमारे विजयनगर सिटी कर्नाटका के रीजन में क्यों हो रहा है? मे बी जो इंपीरियल कल्चर बनाने की कोशिश थी, जो रॉयल जो कल्चर बना रहे थे ये लोग, ये थोड़ा सा उसको डाइवर्स रखना चाहते थे। जो किंग है वो अलग अलग ट्रेडिशन से खुद को एसोसिएट करना चाहता था। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जो विजयनगर के रूलर्स थे वो अलग अलग ट्रेडिशन से को इंट्रोड्यूस करा रहे थे और इंटीग्रेट कर रहे थे अपने इंपीरियल कल्चर में, अपने रॉयल कल्चर में। अब
इसके बारे में हमें क्या देखने को मिलता है कि विट्ठल टेम्पल में भी अलग अलग हॉल्स थे। यहाँ पे हमें एक यूनिक श्राइन देखने को मिला, पिछले पेज में हमने देखा, और ये जो यूनिक श्राइन है इसको चैरियट के जैसे बनाया गया है। तो ये वन ऑफ द श्राइन्स है जो हमें इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। अब टेम्पल्स का एक की फीचर, एक नहीं कुछ की फीचर्स है जो यहाँ पे बताए गए हैं कि हमें यहाँ के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या देखने को मिलता है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे हमें चैरियट स्ट्रीट्स देखने को मिलती है। मतलब क्या कि जो टेम्पल गेटवेज होते थे उनसे लॉन्ग एक्सटेंडिंग सीधी सीधी स्ट्रीट्स हमें देखने को मिलती है। मे बी प्रोसेशंस वगैरह के टाइम पे यहाँ पे चैरियट्स वगैरह भी चलाए जाते होंगे। एंड ये एक चैरियट स्ट्रीट्स है जो की फीचर है इन टेम्पल्स का हमें जो देखने को मिलता है। टेम्पल वाले आंसर में लिख के आ जाना। इसके बाद लिखना जो स्ट्रीट्स होती थी इनको पेव किया जाता था स्टोन स्लैब से, मतलब इन स्ट्रीट्स में नीचे स्टोन स्लैब्स लगाए जाते थे एंड इनके आजू बाजू पिलर्ड पवेलियंस बनाए जाते थे। बेसिकली पिलर्ड पवेलियन होते थे जिनका वही छत होती थी, जिनके पिलर्स होते थे जो छत को सपोर्ट करते थे एंड उनमें दुकानें वगैरह लगाते थे लोग। तो लोग उनमें जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे वो अपने शॉप्स वगैरह लगाया करते थे। अब जैसे कि नायक्स के बारे में देखा, किंग्स का जो ट्रेडिशन था फोर्टिफिकेशन का वो भी नायक्स ने कंटिन्यू किया। टेम्पल बिल्डिंग का जो ट्रेडिशन था उसको भी नायक्स ने कंटिन्यू किया एंड बहुत सारे स्पेक्टिकुलर जो गोपुराम्स वगैरह थे वो इन नायक लोगों ने ही बनवाए थे। ये साइड में हमें एक गोपुराम देखने को मिल रहा है जिसको किसी नायक ने बनवाया था मदुराई के रीजन में। एंड क्या प्यारे इस चैप्टर के जितने भी इमेजेस है कितने प्यारे देखने को मिलते हैं। बोलते ही हैं लोग कि साउथ इंडिया अगर आप जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी जगहें हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो एंड डेफिनेटली इन कुछ जगहों पे भी आप जा सकते हो अगर आप कभी साउथ इंडिया विजिट करते हो तो। एंड अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं अगर आपने इनमें से किसी टेम्पल को विजिट किया है। अब ये वाला जो टॉपिक है इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एक टॉपिक है जो आपको बताएगा कि कैसे हमने हिस्ट्री को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया। इस चैप्टर में अभी तक आपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स, प्लान्स, एलिवेशंस देख लिए अलग अलग स्कल्पचर्स के, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के। एंड आपको पता है इनिशियली मैकेंजी साहब ने यहाँ पे सर्वेज वगैरह बनाए और यहाँ की स्टडीज वगैरह करी थोड़ी बहुत। उसके बाद हमने हमारे हिस्टोरियंस वगैरह ने अलग अलग ट्रेवलर्स के अकाउंट्स को देखा, इंस्क्रिप्शंस को देखा और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। थ्रू द 20th सेंचुरी यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने काम किया प्रिजर्वेशंस के लिए। यहाँ पे कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने काम किया यहाँ पे प्रिजर्वेशंस करने के लिए। अब आती है एक इंपॉर्टेंट डेट, वो इंपॉर्टेंट डेट है 1976। 1976 में हमारे हम्पी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये MCQ में आएगा तो टिक लगा देना। इसके बाद 1980s के अर्ली पार्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका काम था यहाँ पे सर्वेज वगैरह करना एंड हेंस यहाँ पे सब्सिक्वेंटली एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सर्वेज वगैरह किए गए यहाँ के मटीरियल रिमेन्स को फाइंड करने के लिए और उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए। एक्सटेंसिव यानी कि जब आप बड़ा एरिया पकड़ते हो एंड ढूंढते हो चीजों वगैरह को। इंटेंसिव मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काफी डिटेल्ड सर्वेज वगैरह कर रहे हो। अब अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जा रहा था, इन चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। ओवर नियरली नेक्स्ट 20 ईयर्स हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने यहाँ पे आए, यहाँ पे स्टडीज वगैरह करी, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनको कंपाइल किया, उनको स्टडी किया, उन पे वर्क इन्होंने यहाँ पे किया। अब हम यहाँ पे एक मेथड है मैपिंग जिसको बहुत डिटेल में देख रहे होंगे, जिसको मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक इनिशियल मैप बनाया हुआ है जिसमें इस एरिया को 25 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया गया A से लेके Z तक। लेकिन उसके बाद आप हर एक बॉक्स को पकड़ोगे एंड उसको पकड़ के उसके 25 फर्दर डिविजन्स कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से इनको पकड़ लिया है, यहाँ का जो N था उस ब्लॉक को पकड़ के यहाँ पे उसके फर्दर 25 डिवीजन किए, NA, NB, NC, ND। एंड अब इसमें ज्यादा डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे नहीं, उसका फर्दर 25 डिवीजन करेंगे। और यहाँ पे उसके फर्दर डिविजन्स में आप देखोगे तो यहाँ पे शायद हमें कुछ टेम्पल टाइप्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर टाइप्स देखने को मिल रहा है। अब इनको भी पकड़ा जाएगा एंड जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस होंगे उनको काफी डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें शायद इसी के ये वाला जो है हमारा वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड अब इसके हम पिलर्स वगैरह भी देख पा रहे हैं, गेटवेज वगैरह भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैपिंग करना कोई आसान
काम नहीं है, काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है। अभी तो हमने सिर्फ एक बॉक्स को पकड़ लिया था, उसके डिविजन्स देख लिए। सोचो ऐसे 2500 ब्लॉक्स के आपको स्टार्टिंग से डिवीजन करने एंड 25 के 25 फिर 25 के 25 कितने सारे। तो ऐसे मैपिंग के प्रोसेस से आप लिख के आएंगे कि थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड एंड इनके हमने काफी डिटेल्स मैप्स वगैरह बनाए हैं। एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी है कि अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है तो आप पक्का थक गए हैं अभी तक हिस्ट्री पढ़ते हुए, लेकिन ये कॉमन सी चीजें जो क्लिक होनी चाहिए कि ए से जेड में 25 कैसे होगा, ये तो 26 हुए ना, 13 तो नहीं 26। लेकिन नहीं, यहाँ पे आई को ओमिट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मे बी हमें 25 की जरूरत थी, 26 की जरूरत होती तो हम आई को भी डाल देते, लेकिन हमें 25 की जरूरत थी एंड इट मेक्स सेंस कि हम आई को स्किप कर दे, क्योंकि वो एक ऐसा है कि वो 1 के जैसा भी दिख सकता है। तो इसलिए हमारा जो अल्फाबेट है वो हाई नहीं कर रहा है, एच के बाद सीधे हमें जे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बताया गया कि ये काफी एक्सट्रीमली पेन्सटेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसके थ्रू हमें थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स मिले हुए। फॉर एग्जाम्पल श्राइन्स वगैरह मिले, रेसिडेंशियल रेसिडेंसीज मिली है, हमें बहुत सारे टेम्पल्स मिले हैं बड़े बड़े, हमें बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं रोड्स के, पाथ्स के, बाजार्स के। और जब बाजार की बात करते हैं तो पॉइंट आता है कि हमें कैसे पता चला कि कोई चीज बाजार है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी जगह पर हमें पिलर बेसिस मिले हैं जहां पे मे बी पिलर्ड कॉरिडोर्स बना के, पिलर्ड पवेलियंस बना के वहां पे नीचे बाजार सेटअप किया जाता होगा। हमें प्लेटफॉर्म्स मिले जिससे हमें अगेन बाजार के एग्जांपल देखने को मिलते हैं एंड इनसे हमें समझ में आता है कि मे बी एक जमाने में यहाँ पे थ्राइविंग मार्केट्स हुआ करते होंगे। इसके बाद यहाँ पे जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिचेल और एमएस नागराजा, इन लोगों ने यहाँ पे काम किया था और इन लोगों ने लिखा है इसके बारे में कि हमारी स्टडी में हमें विजयनगर के मॉन्यूमेंट्स के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इमेजिन करना होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे वुडन एलिमेंट्स थे जो कि हमें कभी नहीं मिल पाते, तो हम इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम्स, सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग ईव्स, टावर्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि यार शायद यहाँ पे होंगी, शायद वहां पे होंगी, लेकिन हमें मिलते नहीं। ओवरहैंगिंग ईव्स मतलब मान लेते हैं तुम्हारी छत है, इसके नीचे तुम्हारा घर है, लेकिन इसको हम एक्सटेंड भी कर देते हैं ना कभी कभी, इसको हम ओवरहैंगिंग ईव्स बुलाते हैं। हिंदी में क्या बुलाते हैं इसके लिए? कुछ तो भी टर्म होता है इसके लिए। और लिखा हुआ है कि मे बी इनको डेकोरेट किया जाता होगा, प्लास्टर किया जाता होगा, पेंट किया जाता होगा, बहुत ब्राइट ये होते होंगे उस जमाने में, लेकिन अब हमें ये नहीं मिलते हैं। एंड ऑल्दो जो वुडन स्ट्रक्चर है वो सर्वाइव नहीं करता, सिर्फ स्टोन स्कल्पचर हमारे लिए, स्टोन स्ट्रक्चर्स हमारे लिए सर्वाइव करते हैं। लेकिन लकीली हमारे पास कुछ ट्रेवलर्स के डिस्क्रिप्शंस वगैरह है जो थोड़ा बहुत हमें डिटेल्स देते हैं उस टाइम की जो वाइब्रेंट लाइफ होती थी उसके बारे में। इसके बाद फाइनल टॉपिक पे हम आ गए हैं, उसके पहले इस बॉक्स को हम देख लेते हैं। इस बॉक्स में हमें बाजारों के सामान के बारे में बताया गया। पेस ने बताया कि ये सामान था जो यहाँ पे मिलता था। ये नाम अगर आप पॉज करके पढ़ोगे तो एक के बाद एक आइटम के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रोबेबली द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि इन मार्केट्स में कितनी सारी चीजें होती थी जो यहाँ पे बेची जा रही थी। फरनाओ नूनेस साहब ने बताया था कि फरनाओ नूनेस साहब ने क्या बोला है कि कितने सारे फ्रूट्स है जो यहाँ पे मिल रहे हैं, कितने सारे मीट के ऑप्शन है जो इन बाजारों में बेचे जा रहे हैं। लिजर्ड्स क्यों बेची जा रही हैं भाई? क्या कर रहा है कौन? इसका क्या कर रहा है भाई? बट छी भाई, तौबा तौबा, पूरी वीडियो खराब कर दी। कचड़ा चीजें आ जाए लेकिन लिजर्ड्स ना आए कभी इंसान के जीवन में। खत्म ही कर दो लिजर्ड्स को इस दुनिया से। आखिरी टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस इन सर्च। बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलता है कि हम आंसर्स तो ढूंढने निकलते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ रह जाते हैं हमारे हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन के फेज में। बेसिकली बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है ये हमें बताती है कि किस तरीके से लोग स्पेस को, किस तरीके से लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहते थे, कि मटेरियल्स का ये लोग यूज कर रहे थे, किन टेक्निक्स का ये लोग यूज कर रहे थे। ये सब हम देखते हैं और अलग अलग चीजों को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें समझ में आता है अगर हम डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को देखना चाहें, अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहें तो हम उनकी फोर्टिफिकेशन को देख सकते हैं और हमें समझ में आ जाएगा कि इनकी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स वगैरह कैसी थी या फिर कैसी इनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस थी। अगर हम बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर वगैरह को देखें तो हमें समझ में आएगा कल्चरल इंटीग्रेशन वगैरह, इन्फ्लुएंस वगैरह की। कैसे हमने देखा ना इस चैप्टर में कैसे इस्लामिक स्टाइल से ये लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे, कैसे इस्लामिक बिल्डिंग्स हिंदू टेम्पल से इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो ये कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह जो है वो हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल को देख के समझ में आ जाता है। फिर
अगर हम इन बिल्डिंग्स को और अच्छे से एनालाइज करें तो हम ये भी समझ सकते हैं किस आइडिया को ये लोग दिखाना चाहते थे, क्या विजन था जो ये लोग यहाँ पे दिखा रहे थे। हमें बिल्डर जो भी बना रहा है उसका विजन देखने को मिलता है, पर उसका एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में हमें जो पेट्रॉन कर रहा है उसका विजन देखने को मिल रहा होता है। इन सारे बिल्डिंग्स वगैरह में बहुत सारे सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं जो इसमें मिक्स इन किए जा रहे हैं, जिनको अगर हमें समझना है तो हम सिर्फ इनको देख के नहीं समझ पाएंगे, हमें इनको समझने के लिए, इन सिंबोलिज्म को समझने के लिए अलग अलग लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन और ट्रेडिशंस वगैरह को भी सुनना पड़ेगा। एंड उसके बाद ही आपको शायद ये सारे इधर के जो कॉन्टेक्स्ट की चीजें हैं वो समझ में आएंगी, क्योंकि सिर्फ देख के उस टाइम पीरियड का जो सिंबोलिज्म है, उस टाइम पीरियड का जो कॉन्टेक्चुअल चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आ सकती। ये आप चैप्टर 4 पढ़ने के बाद समझते ही हो। लेकिन आर्किटेक्चरल फीचर्स को देख के आप ये कभी नहीं समझ सकते कि उस टाइम पीरियड के जो मैन वुमेन बच्चे बुढ़े होते होंगे वो बुढ़े कैसे देखते होंगे इन आर्किटेक्चरल फीचर्स को। क्या वो लोग रुकते होंगे और देखते होंगे कितना बढ़िया बनाया है? क्या वो रुक के इन सिंबल्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते होंगे? क्या उनको एंट्रेंस भी दी जाती होगी? क्या सारे लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को सेक्रेट सेंटर में या फिर रॉयल सेंटर में घुसने दिया जाता होगा या फिर बाहर से भगा दिया जाता होगा? ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ पाते। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते थे इन स्ट्रक्चर्स के बारे में? ये जो थॉट प्रोसेसेस के क्वेश्चन है, इनके माइंडसेट के क्वेश्चन है, ये हमें नहीं पता चलते इनके आंसर्स, क्योंकि ये लोग टेक्स्ट तो लिख रहे नहीं थे एंड हमें इनकी डिटेल्स नहीं मिलती। लेकिन काम हम करते रहते हैं, मे बी हिस्टोरियंस को आगे कुछ नया पता चल जाए एंड इसमें कुछ नया ऐड हो जाए। अब आखिरी हमारा ब्लू पार्ट हम देख लेते हैं। कौन डिसीजन मेकिंग करता होगा? रूलर्स तो डिसाइड कर लेते होंगे कि कहाँ पे बनाना है, क्या मटीरियल यूज करना है, कैसा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कैसा आर्ट स्टाइल होना चाहिए, लेकिन वो कौन होता होगा जो बताता होगा कि कैसे हम बना सकते हैं? किसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल होता होगा जो हेल्प करता होगा इन इनॉर्मस इंटरप्राइजेस को, इन इनॉर्मस प्रोजेक्ट्स को बनवाने में? कौन होता होगा जो प्लान्स बनाता होगा? कौन होता होगा जो सारा काम करता होगा? कहाँ से आते होंगे ये मेजन्स, कहाँ से आते होंगे स्टोन कटर्स, कहाँ से आते होंगे स्कल्प्टर्स? क्या इनको कुछ पैसे दिए जाते होंगे इन काम के लिए या फिर बस पकड़ के लेके आ जाया जाता होगा वॉर कैप्टिव्स की तरह और काम में लगा दिया जाता होगा? अगर ये लोग काम करते भी थे तो इनको ओवरसी करने के लिए कौन होता होगा? ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे, शायद हमें कभी मिले, और शायद आपके फ्यूचर वाले जो जनरेशंस में बच्चे आएंगे जिनको मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बारे में, शायद उनको मैं बताऊं कुछ और भी डिटेल्स। लेकिन एक बेस्ट रिकैपिटुलेट करने के लिए, बेस्ट समराइज करने के लिए प्रॉब्लम को हम बढ़ते हैं इस बॉक्स को। इस बॉक्स में क्या बताया गया है? कृष्णदेव राय साहब ने अपना खुद का एक स्कल्पचर, एक स्टैचू बनवाया था जो कि उन्होंने चिदम्बरम टेम्पल, तमिलनाडु के चिदम्बरम टेम्पल के गोपुराम में लगवाया था। इसको जरा आप नीचे देख लो। इसमें हमें हमारे जो राजा जी देखने को मिल रहे हैं, एकदम अप्सरा से लग रहे हैं, मजाक नहीं। लेकिन अगर हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन हमारे पेश साहब का, तो इनका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया कि मीडियम हाइट के हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के, गुड फिगर है, रादर फैट देन थिन, मोटा बुला रहा है बेसिकली, और चेहरे पे स्मॉल पॉक्स के साइन है, बेसिकली दाने वाने इसके चेहरे पे होंगे। लेकिन क्या ये हमें इनमें देखने को मिलेंगे? नहीं। इसमें तो इनको बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश की जाएगी, जितना अच्छा दिखाया जा सकेगा उतना अच्छा दिखाया जाएगा, क्योंकि ये वो विजन है जो राजा दिखाना चाहते थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, बस एक बार रीड मान लो, इससे ज्यादा नहीं करना है। ये हमें क्वीन बाथ नाम का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पर क्या रानी जी यहाँ पे नहाती थी या नहीं नहाती थी इसका हमें कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। एंड आखिरी में मैं बस एक बार रिमाइंडर दूंगा कि दिस इज द बुक यू शुड डेफिनेटली रीड। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवता इंगोरिया। हम मिलेंगे फिर कभी। दुचुक दुचुक।